हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो आज हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए ये ऑफर है कि नवंबर 1 से एक नया क्रेश कोर्स लॉन्च हो रहा है। वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। वो जिसमें उनको पूरे यूनिट की 10 यूनिट टोटल है हमारे सिलेबस में। उन सब यूनिट की आपको रिविजन मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज वगैरह, मॉक टेस्ट और जो भी एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, वो सारी चीज़ की क्लासेस आप एक्सेस कर पाएंगे क्रेश कोर्स में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, वो ज्वाइन कर लें और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस एक और अनाउंसमेंट है फ़ी को लेकर, जो कि अगर आप फर्स्ट पेपर बाय करते हैं सिर्फ, तो 1000 का पड़ेगा आपका। और अगर आप दोनों पेपर बाई करते हैं तो 1400 का पड़ेगा, जिसमें आपको फिलर फॉर्म की तरफ से आपको जो फर्स्ट पेपर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक भी मिलेगी। ठीक, तो बेस्ट है कि आप लोग दोनों पेपर ज्वाइन करें, क्योंकि 400 की तो आपकी बुक ही पड़ जाती है। ठीक, इसीलिए जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 8, जो कि है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ठीक, तो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। फैमिली, मैरिज, किनशिप पार्ट 1। इसमें सबसे पहले आता है फैमिली, परिवार। फैमिली क्या है या परिवार क्या है, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में, लेकिन बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है हम लोगों को, फैमिली, मैरिज और किनशिप के बारे में। ठीक, तो फैमिली फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, परिवार को हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, कार्यात्मकतावादी परिपेक्ष से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फैमिली को, मतलब कार्यात्मकतावादी परिपेक्ष से क्या समझा जाता है परिवार के बारे में। ठीक, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। Functionalist perspective analyzes the function of the family in relation to society and the adaptation of the family to historical change. ठीक,
फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो हमेशा फैमिली को इस तरह से एनालाइज करती है कि फैमिली का फंक्शन क्या है, सोसाइटी में फैमिली का फंक्शन क्या है, और जो भी हिस्टोरिकल चेंज आते हैं उसको फैमिली कैसे अडॉप्ट करती है, इसको जो है फैमिली जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो एनालाइज करते हैं। तो दो चीजें चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो फैमिली और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो फैमिली को एनालाइज करते हैं कि उसका सोसाइटी में फंक्शन क्या है। ठीक, सोसाइटी में किसी भी फैमिली का फंक्शन क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, फैमिली की तरफ से ही होता है। तो एक तरह से सोशलाइजेशन क्या है, एक फंक्शन है फैमिली का। ठीक, तो हमेशा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा जो है फंक्शन को देखते हैं। इसी तरह से ये फैमिली के जो फंक्शन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फैमिली जो है सोसाइटी में क्या फंक्शन करती है, और जो हिस्टोरिकल चेंज आते हैं, हर सोसाइटी में एक हिस्टोरिकल चेंज आता ही आता है। ठीक, तो जो हिस्टोरिकल चेंज आते हैं उसको फैमिली कैसे अडॉप्ट करती है। ठीक, उसको फैमिली कैसे अडॉप्ट करती है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं कौन, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। जो भी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को मानने वाले हैं वो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक। कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य क्या है? कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य समाज के संबंध में परिवार के कार्यों और ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए परिवार के अनुकूलन का विश्लेषण करता है। ठीक। तो जो कार्यात्मकतावादी होते हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी एसोसिएशन का, या किसी भी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी का क्या काम है। ठीक, किसी भी हिस्से का, समाज के किसी भी हिस्से का क्या काम है, ये हमेशा कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य से समझा जाता है। ठीक, तो परिवार के बारे में कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य का क्या मानना है कि ये हमेशा परिवार का किसी भी समाज में क्या काम है, क्या कार्य करता है वो। ठीक, और किस तरह से जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन आते हैं उसको किस तरह से परिवार अपने अनुकूल बनाता है या परिवार उसके अनुकूल होता है। ठीक, तो परिवार कैसे उसको उसके अनुकूल अपने आप को बनाता है, जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन आते हैं उसको, इसी चीज का विश्लेषण करता है कौन, कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक, कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य इसी चीज का विश्लेषण करता है कि जो परिवार है वो क्या कार्य करता है समाज में, या जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन आते हैं समाज में उसको कैसे अपने अनुकूल बनाता है। ठीक, इस चीज को कार्यात्मकतावादी परिप्रेक्ष्य विश्लेषण करते हैं। ठीक, functionalists regard the family as an important organ in the body of society and believe that the nuclear family is universal। ठीक, तो फंक्शनलिस्ट हमेशा जो है फैमिली को एक इम्पॉर्टेंट आर्गन मानते हैं, सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट आर्गन माना जाता है फैमिली। ठीक, तो हमेशा फंक्शनलिस्ट सोसाइटी को एक आर्गन मानते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्गन मानते हैं सोसाइटी का, एंड बिलीव दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज यूनिवर्सल। और ये हमेशा ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि ये हर जगह पे पाई जाती है। ठीक, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो यूनिवर्सल है, ये हर जगह पे पाई जाती है। ठीक, तो फंक्शनलिस्ट रिगार्ड द फैमिली एज एन इम्पॉर्टेंट आर्गन इन द बॉडी ऑफ सोसाइटी एंड बिलीव दैट द न्यूक्लियर फैमिली इज यूनिवर्सल। और ये बिलीव करते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्या है, वो यूनिवर्सल है। प्रकार्यवादी यानी कि कार्यात्मकतावादी परिवार को समाज के शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। ठीक, तो अगर एक समाज एक शरीर है तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, परिवार। ठीक, परिवार सब शरीर के समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, परिवार है। ठीक, और हमेशा कार्यात्मकतावादी ये मानते हैं कि जो एकल परिवार है वो सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक के बारे में मैंने बताया था, सार्वभौमिक मतलब जो हर समाज में पाया जाता है। तो एकल परिवार जो है वो हर समाज में पाया जाता है। किसी भी समाज की आप बात करें उसमें कितना भी वो मॉडर्न समाज होगा, कितना भी प्रिमिटिव समाज होगा, उसमें आपको ये जो है एकल परिवार मिल जाएगा। ठीक, यही कार्यात्मकतावादियों का मानना है कि एकल परिवार जो है वो सार्वभौमिक होता है, और ये शरीर का एक महत्व, जो समाज के शरीर है यानी कि समाज का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक, जॉर्ज मर्डॉक किस तरह से फैमिली को डिफाइन करते हैं, ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से मतलब स्टडी करते हैं फैमिली की।
तो इन्होंने क्या कहा है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी करने के लिए, क्योंकि जॉर्ज मर्डॉक जो थे, या जी मर्डॉक भी कहा जाता है इनको, ठीक, तो ये एक फंक्शनलिस्ट थिंकर थे। इन्होंने फैमिली को कैसे डिफाइन किया है या कैसे देखा है वो देखते हैं हम लोग। तो जॉर्ज मर्डॉक एज एन अर्ली फंक्शनलिस्ट, ये शुरुआत के फंक्शनलिस्ट थे। कंसीडर द 4 बेसिक यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ द फैमिली टू बी, तो इन्होंने 4 बेसिक फंक्शन बताए हैं फैमिली, क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट थे तो ये फैमिली के फंक्शन को ही एनालाइज करेंगे। और फैमिली के फंक्शन को एनालाइज करते वक्त इन्होंने 4 बेसिक फंक्शन यानी कि यूनिवर्सल फंक्शन, बेसिक है लेकिन वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर समाज में जो फैमिली पाई जाती है उन फैमिली की ये यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं, मतलब वो फैमिली ये काम तो करती ही करती है, ठीक। तो सारे समाज में जो भी फैमिली पाई जाती है उनमें ये 4 काम पाए जाते हैं जो जीपी मर्डॉक ने डिफाइन किया, ठीक। तो ये कौन कौन से 4 काम हैं? तो सबसे पहले आता है सेक्सुअल, ठीक। सेक्सुअल नीड को पूरा करता है, जो भी ह्यूमन बीइंग की सेक्सुअल नीड होती है उसको ये पूरा करता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव यानी कि जो न्यू जनरेशन जो आती है, यानी कि जो नए चाइल्ड वगैरह पैदा होते हैं, चाइल्ड का बॉर्न होता है, ये सब चीज़ें क्या आती है रिप्रोडक्शन में आती है। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे किसी और को पैदा करना, इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक। तो एक तो सेक्सुअल नीड को पूरा कर रही है, दूसरी रिप्रोडक्टिव नीड को पूरा कर रही है, ठीक। ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। इसीलिए फैमिली जो है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी करती है। दूसरा क्या है एजुकेशनल फंक्शन, तो फैमिली के जरिए ही आपको बहुत सारी एजुकेशन मिलती है, एजुकेशनल फंक्शन ये करते हैं, या उसको आप जो एजुकेशन मिलती है उसको आप सोशलाइजेशन नाम रख सकते हैं, ठीक। जो एजुकेशन आपको मिलती है उसको आप सोशलाइजेशन नाम रख सकते हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक। सोशलाइजेशन के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि एजुकेशन और सोशलाइजिंग दोनों चीज़ें जो है वो फैमिली करती है। तो पहला तो हो गया सेक्सुअल, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा एजुकेशन, एजुकेशनल और सोशलाइजिंग, ठीक। एजुकेशनल और सोशलाइजिंग फंक्शन भी फैमिली ही करती है। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक फंक्शन, ठीक। तो इकोनॉमिक नीड भी कौन पूरा करता है? जो भी बच्चे होते हैं उनकी सारी इकोनॉमिक नीड्स कौन पूरा करता है? उनकी फैमिली ही पूरी करती है, ठीक। जितने जो भी बच्चे होते हैं उनकी इकोनॉमिक नीड हमेशा फैमिली ही पूरी करती है जब तक वो खुद अर्न नहीं करने लगते हैं, ठीक। तो ये 4 फंक्शन बताया है जॉर्ज मर्डॉक ने फैमिली का, तो ये आप याद रखिएगा, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, एजुकेशनल और सोशलाइजिंग, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक, ठीक। जॉर्ज मर्डॉक एक प्रारंभिक कार्यात्मकतावादी थे, ठीक। तो जॉर्ज मर्डॉक क्या थे? एक प्रारंभिक कार्यात्मकतावादी थे। इन्होंने परिवार के 4 बुनियादी सार्वभौमिक कार्यों को यौन इन्होंने जो है 4 बुनियादी परिवार के 4 बुनियादी कार्य को बताया है, ठीक। जो ये इन्होंने कहा कि ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ये कार्य हर समाज के फैमिली में पाए जाते हैं। पूरे यूनिवर्स के फैमिली में, पूरी दुनिया में जितनी भी फैमिली पाई जाती हैं उन सारी फैमिलीज में ये कार्य पाए ही जाते हैं, इसीलिए ये कार्य जो है वो सार्वभौमिक है, सारे समाज में पाए जाते हैं, ठीक। अब ये कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है यौन। यौन की जो ज़रूरतें हैं, यौन की जो आवश्यकताएं हैं, उनको कौन पूरा करता है? फैमिली के जरिए ही पूरा किया जाता है, ठीक। यौन की आवश्यकता जो है वो कौन पूरा करता है? फैमिली ही पूरा करती है। प्रजनन की आवश्यकता जो है वो फैमिली ही पूरा करती है। प्रजनन मतलब कि जो इंसानी पीढ़ी है, जो मनुष्य की पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। तो प्रजनन की जो आवश्यकता है उसको भी कौन पूरा करता है? वो परिवार ही पूरा करता है, ठीक। तो यौन की आवश्यकता भी परिवार पूरा करता है और प्रजनन की, क्योंकि यौन जो है वो क्या है? प्रजनन का ही पार्ट है, ठीक। तो प्रजनन की आवश्यकता भी कौन पूरा करता है? परिवार ही पूरा करता है, ठीक। शैक्षिक या सामाजिक, शैक्षिक या सामाजिक, ठीक। शैक्षिक या सामाजिक आवश्यकता जो है वो भी कौन पूरा करता है? यानी कि आपकी शिक्षा को लेकर आपको शिक्षित करता है कौन? फैमिली, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में आपको कौन बताता है? ये फैमिली ही आपको बताता है, ठीक। तो ये शैक्षिक या सामाजिक चीज़ें जो होती हैं, यानी कि शैक्षिक चीज़ें जो जिससे आप शिक्षा लेते हैं, ठीक। बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा मतलब ये नहीं कि जो फॉर्मल तरीके से शिक्षा होती है वो, ठीक।
जो अपनी लाइफ जीने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी शिक्षा कौन देता है? उसकी शिक्षा परिवार देता है। और लास्ट जो है आर्थिक ज़रूरत जो होती है, आर्थिक जो सहायता होती है, वो आपको कहाँ से मिलती है? वो भी आपको परिवार से ही मिलती है। ठीक? जितने भी लोगों की जितने बच्चे फैमिली में पाए जाते हैं, उन सब की आर्थिक ज़रूरतें कौन पूरा करता है? वही परिवार ही पूरा करता है। तो ये 4 काम जॉर्ज मर्डॉक ने बताए थे। ठीक? यौन, प्रजनन, शैक्षिक या सामाजिक और आर्थिक। ठीक, आर्थिक, ये सारी चीज़ें, ये 4 चीज़ें जो है जॉर्ज मर्डॉक ने बताया है। और ये कहा है कि ये पूरी दुनिया में जहाँ पे भी फैमिली पाई जाती है, उन फैमिली में ये कार्य ज़रूर पाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए इन कार्यों को उन्होंने नाम दिया कि ये सार्वभौमिक होते हैं। ठीक, यानी कि हर समाज में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक, हर समाज में पाए जाने वाले होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जॉर्ज मर्डॉक ने 4 काम बताए थे फैमिली के। पार्सन्स एंड बेल दोनों फंक्शनलिस्ट हैं। ठीक, इन्होंने क्या कहा है फैमिली के बारे में? पार्सन्स एंड बेल सजेस्टेड 2 एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। इन्होंने 2 एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली बताया है, मतलब कि फैमिली के 2 बहुत जरूरी फंक्शन होते हैं। तो ये पार्सन एंड बेल ने बताया है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, पार्सन एंड बेल ने परिवार के 2 आवश्यक कार्यों का सुझाव दिया। मतलब इन्होंने 2 आवश्यक कार्यों के बारे में बताया है, फैमिली के 2 आवश्यक कार्यों के बारे में बताया। तो पार्सन एंड बेल सजेस्टेड 2 essential function of family. The first one is the primary socialization. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन किसके जरिए होता है? फैमिली के जरिए ही होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका सोशलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे होता है? फैमिली में होता है, जिसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। तो फैमिली का मेन फंक्शन ही यही है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कराना। द प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कराना, ये फैमिली का ही, परिवार का ही काम है। और दूसरा फंक्शन क्या बताया है? द स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी ऑफ द सोसाइटी। और जो सोसाइटी की एडल्ट पर्सनालिटी है, उसको स्टेबलाइज करना। ठीक, उसको स्टेबलाइज करना यानी कि बनाए रखना। ठीक, तो एडल्ट की जो पर्सनालिटी है, सोसाइटी में एडल्ट की जो पर्सनालिटी है, उसको स्टेबलाइज करना, ये भी फैमिली का ही काम है। तो ये 2 काम होते हैं फैमिली के, पार्सन एंड बेल के अकॉर्डिंग। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक, कभी कभी सिर्फ पार्सन का नाम लगता है, तब भी आपको ये दोनों ऑप्शन पे ही टिक करना है। ठीक, बेल का आता है, तब भी आपको दोनों ऑप्शन ही टिक करना है। ठीक, तो पार्सन्स एंड बेल्स दोनों ने ये सजेस्ट किया था ये फंक्शन, लेकिन अगर सिंगल सिंगल नाम भी आता है, तब भी आपको ये दोनों फंक्शन बताने। ठीक, द प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी ऑफ सोसाइटी। पार्सन एंड बेल ने परिवार के 2 आवश्यक कार्यों का सुझाव दिया है। पार्सन एंड बेल ने परिवार के 2 आवश्यक कार्यों का सुझाव दिया है। इसमें इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला आवश्यक कार्य क्या होता है परिवार का? वो होता है प्राथमिक समाजीकरण। जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, वो किसके जरिए कराया जाता है? वो हमेशा परिवार ही करता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है, उसी को प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही थोड़ी ना हम तुरंत उठा के किसी इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। although अभी मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा सा नर्सिंग जो सिस्टम है, नर्सिंग केयर होम जो है, ये सारी चीज़ें खुलने लगी हैं, चाइल्ड केयर होम खुलने लगे हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि अगर मतलब फैमिली में सारे लोग काम करने पे, ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं, सारे लोग नौकरी पे जाते हैं, तो उनको बच्चों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये तो अलग हो गया, मॉडर्न सोसाइटी की बात हो गई, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं पाया जाता है, लेकिन जनरली हम ये मानते हैं कि जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, वो परिवार के जरिए ही होता है। ठीक, जो प्राथमिक समाजीकरण होता है, वो परिवार के जरिए ही होता है। ये किसने बताया था? पार्सन एंड बेल्स ने बताया। ठीक, दूसरा काम क्या बताया है पार्सन एंड बेल्स ने? समाज के वयस्क व्यक्तित्वों का स्त्रीकरण। मतलब कि जो समाज के वयस्क व्यक्तित्व हैं, उनका स्त्रीकरण, उनको बचाए रखना, ये सारा काम जो है किसका होता है? फैमिली का, परिवार का होता है। ठीक, ये पार्सन एंड बेल ने परिवार के 2 आवश्यक कार्यों का सुझाव दिया है। नंबर 1 प्राथमिक समाजीकरण, और नंबर 2 समाज के वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। ठीक, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी अलग अलग थिंकर करके भी पूछता है, कभी कभी दोनों मिला के भी पूछ सकता है। ठीक, जनरली ये सारा ये जो है वो पार्सन से रिलेटेड ही माना जाता है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 काम पार्सन और बेल्स ने कौन कौन से सजेस्ट किए थे, और वो कौन कौन से हैं।
Renowned anthropologist Malinowski called it the family as principle of legitimacy. ठीक, तो मेलिनोस्की ने फैमिली के बारे में क्या कहा था? मेलिनोस्की क्या थे? एक बहुत ही मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। हम लोगों ने मेलिनोस्की के बारे में यूनिट 1 में पढ़ा है पूरी डिटेल में कि मेलिनोस्की के जितने वर्क हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट 1 में। ठीक, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यूनिट 1 पे जाके वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या क्लास देख सकते हैं। Renowned anthropologist Malinowski called it the family as principle of legitimacy. तो मेलिनोस्की ने फैमिली को प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी माना है। ठीक, ये वैधता प्रदान करता है, लेजिटिमेसी देता है। ठीक, जो बच्चा फैमिली में पैदा हुआ वो उस फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है। ठीक, अगर फैमिली ना हो तो एक बच्चे को लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी? ठीक, एक बच्चे को लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी अगर फैमिली ना हो? तो फैमिली ही उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है। ठीक, तो इसीलिए मेलिनोस्की ने क्या कहा है कि फैमिली क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु सेड दैट फैमिली इज अ प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी? तो ये मेलिनोस्की ने कहा। ठीक, प्रसिद्ध मानव विज्ञानी मेलिनोस्की ने इसे परिवार को वैधता का सिद्धांत कहा है। ठीक, तो मेलिनोस्की क्या थे? बहुत बड़े प्रसिद्ध मानव विज्ञानी थे। ठीक, इन्होंने परिवार को कहा कि ये वैधता का एक सिद्धांत है, ये वैधता प्रदान करता है सारे लोगों को। जैसे मैंने बताया कि जो बच्चा है वो अगर फैमिली में पैदा होता है तो उसको उस फैमिली से वैधता मिल जाती है कि हाँ, आप जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो उस फैमिली से उसको वैधता मिल जाती है। इसीलिए मेलिनोस्की ने कहा है कि जो परिवार होता है वो क्या होता है? वैधता का एक सिद्धांत होता है। परिवार जो है वो वैधता का एक सिद्धांत होता है। नेक्स्ट आता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से फैमिली क्या होती है? संघर्ष परिपेक्ष से फैमिली क्या होती है? अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फैमिली मेंबर्स कंटिन्यूअली स्ट्रगल फॉर पावर एंड कंट्रोल। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये मानती है कि हमेशा फैमिली मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि सारे लोग जो है पावर और कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ठीक, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सब लोग चाहते हैं कि पावर और कंट्रोल जो है वो उनके पास आ जाए। ठीक, इसीलिए हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है फैमिली। ठीक, फैमिली में हमेशा इसी बात को लेकर स्ट्रगल चलता रहता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का ये मानना है कि फैमिली इज ए यूनिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट की एक यूनिट होती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फैमिली मेंबर्स कंटिन्यूअली स्ट्रगल फॉर पावर एंड कंट्रोल। संघर्ष परिपेक्ष का क्या मानना है? संघर्ष के दृष्टिकोण के अनुसार परिवार के सदस्य सत्ता और नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। तो ये मानते हैं कि परिवार में हमेशा संघर्ष जारी रहता है, और परिवार में संघर्ष किस बात का रहता है? सत्ता और नियंत्रण को लेकर। ठीक, सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास सत्ता आ जाए, उनके पास नियंत्रण आ जाए, ताकि वो सारे लोगों को अपने नियंत्रण में रख सके। ठीक, और सारे लोगों के ऊपर अपनी सत्ता को जमा सके। ठीक, तो इसीलिए संघर्ष परिपेक्ष का ये मानना है कि फैमिली जो है हमेशा संघर्ष बनाए रखती है। ठीक, फैमिली हमेशा संघर्ष बनाए रहती है, ये संघर्ष परिपेक्ष का मानना है। संघर्ष के दृष्टिकोण के अनुसार परिवार के सदस्य सत्ता और नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सत्ता और नियंत्रण के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। फेडरिक एंजल्स बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, तो इनकी जो बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली रिमेन्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ फैमिली एंड ऑफ जेंडर रिलेशन। तो सबसे पहले फेडरिक एंजल ने जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से फैमिली को देखना शुरू किया, और उन्होंने एक बुक लिखा ओरिजिन ऑफ द फैमिली। ठीक, तो कभी कभी बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बुक का नाम भी याद होना चाहिए, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ये फेडरिक एंजल का है। ठीक, रिमेन्स द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से लोग फैमिली को देखने लगे और उसके साथ जो है जेंडर रिलेशन को जोड़ने लगे। ठीक, उसी के साथ जेंडर रिलेशन को जोड़ने लगे और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से फैमिली को देखने लगे। जब फ्रेडरिक एंजल ने अपनी बुक पब्लिश किया था उसके बाद से, तो यही माना जाता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जो फ्रेडरिक एंजल्स की जो बुक है वो
स्टार्टिंग पॉइंट है किस चीज़ के लिए, फैमिली को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने का, ठीक, या जेंडर रिलेशन के बेस पे देखने का। फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली परिवार एंड लैंगिक संबंध के अधिकांश संघर्ष मार्क्सवादी विश्लेषण के लिए शुरुआती बिंदु बनी। ठीक, तो परिवार के लिए या जो लैंगिक संबंध हैं उनको उनके मतलब विश्लेषण के लिए जो फ्रेडरिक एंजल की बुक है वही मानी जाती है कि यहीं से जो है संघर्ष दृष्टिकोण शुरू हुआ। ठीक, यहीं से जो है परिवार के बारे में संघर्ष दृष्टिकोण शुरू हुआ और लोग जो है लैंगिक संबंध जो है वो इसी बुक से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फ्रेडरिक एंजल की बुक कौन सी थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बुक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक एंजल्स की बुक कौन सी है और द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। ठीक, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, परिवार का उदय। ठीक, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली यानी कि परिवार का उदय। He claimed that the family, the basic unit in a capitalist society, वो क्लेम करते हैं यानी कि फ्रेडरिक एंजल जो है वो क्लेम करते हैं कि जो बेसिक यूनिट है फैमिली की वो क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द बेसिक यूनिट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फैमिली क्या है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बेसिक यूनिट है। ठीक, तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही होता है। ठीक, इसीलिए ये क्लेम करते हैं फ्रेडरिक एंगल जो है वो क्लेम करते हैं कि फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है किस चीज़ की, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। फैमिली बेसिक यूनिट है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, सर्व्स एज द चीफ मीन्स ऑफ ऑपरेशन वीमेन। ठीक, और ये क्या काम करती है, ये सबसे मुख्य जरिया है किसी भी विमेन के ऑपरेशन का, किसी भी विमेन के एक्सप्लॉयटेशन का, किसी भी विमेन के ऑपरेशन का फैमिली सबसे ज़्यादा मुख्य जरिया है, सबसे ज़्यादा मुख्य सोर्स है। ये कह सकते हैं कि फैमिली की वजह से ही विमेन्स का ऑपरेशन हो रहा है या विमेन्स को का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक, विमेन्स को दबाया जा रहा है, विमेन्स को जो है एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ये सब फैमिली की ही वजह से। तो ये फ्रेडरिक एंजल का मानना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बेसिक यूनिट है और इसी की वजह से विमेन्स का ऑपरेशन हो रहा है या विमेन्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक, उन्होंने दावा किया है कि परिवार एक पूंजीवादी समाज में बुनियादी इकाई है। ठीक, तो फ्रेडरिक एंजल जो है ये मानते हैं कि जो परिवार है वो क्या है, पूंजीवादी समाज में एक बुनियादी इकाई। ठीक, पूंजीवादी समाज में एक बुनियादी इकाई है, महिलाओं के दमन के प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है। और ये जो परिवार है वो महिलाओं के दमन के प्रमुख साधन के रूप में काम करता है। ठीक, जो पूंजीवादी समाज है उस पूंजीवादी समाज की बुनियादी इकाई है परिवार, और हमेशा परिवार महिलाओं के दमन के प्रमुख साधन के रूप में काम करता है, यानी कि हमेशा परिवार के जरिए ही क्या होता है, महिलाओं का दमन होता है। ठीक, महिलाओं का दमन जो है वो परिवार के जरिए ही होता है, ये फ्रेडरिक एंजल का मानना है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को बिलोंग करते हैं तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही करेंगे। The major contribution of Engels was to assert women's operation as a problem of history rather than biology. ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसने कंसीडर किया है विमेन के ऑपरेशन को एज अ प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री रादर देन बायोलॉजी। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंजल्स वाज टू assert विमेन्स ऑपरेशन। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन था एंजल का वो क्या था कि जो विमेन्स का ऑपरेशन हो रहा है वो हिस्ट्री की प्रॉब्लम है, बायोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बायोलॉजिकल तरीके से ऐसा नहीं होता है बल्कि हिस्टोरिकल तरीके से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंजल्स वाज टू assert विमेन्स ऑपरेशन एज अ प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री रादर देन बायोलॉजी। एंजल का प्रमुख योगदान जीव विज्ञान के बजाय इतिहास की समस्या के रूप में परिवारों के उत्पीड़न पर जोर देता है। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो परिवार में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ठीक, परिवार में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो परिवार की वजह से हो रहा है। ठीक, और ये क्या है, एक ऐतिहासिक परिघटना है। ठीक, ये क्या है, एक ऐतिहासिक समस्या है, ये जीव विज्ञान की समस्या नहीं है। ठीक, ये जीव विज्ञान की समस्या नहीं है बल्कि ये ऐतिहासिक समस्या है, ये मानते हैं फ्रेडरिक एंजल। ठीक, तो फ्रेडरिक एंजल हमेशा ये बिलीव करते हैं कि ये क्या है, ये हमेशा
ऐतिहासिक समस्या है रादर देन जीव विज्ञान की समस्या। एक जीव विज्ञान के बजाय ये ऐतिहासिक समस्या है, इतिहास की समस्या है। इस लेवल पे समझना चाहिए परिवार, परिवार में जो विमेन कॉपरेशन हो रहा है उसको। ठीक। वन मिनट। सो कोलिन्स क्या कहते हैं फैमिली के बारे में? कोलिन्स भी जो है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। सो कोलिन्स का क्या मानना है फैमिली के बारे में? कोलिन्स आर्ग्यूज दैट the basic institution of sexual gratification is the notion of sexual property, the belief that one has imminent exclusive sexual right to a particular person। ठीक। तो कोलिन्स का क्या मानना है? कोलिन्स का तर्क है कि यौन संतुष्टि की मूल संस्था यौन संपत्ति की धारणा है। ठीक। ये विश्वास कि किसी व्यक्ति विश्वास के लिए विशिष्ट यौन अधिकार है। तो इसका मतलब आप समझिए कि कोलिन्स का क्या कहना है कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, अगर आप फैमिली को जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मानते हैं कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को पूरा करता है, यानी कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, अगर आप परिवार को, फैमिली को ऐसा इंस्टीट्यूशन मानते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये नोशन ऑफ सेक्सुअल प्रॉपर्टी को भी बिलीव करता है। ठीक। ये बिलीफ है नोशन ऑफ सेक्सुअल प्रॉपर्टी। अब ये सेक्सुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक जो हस्बैंड है वो हमेशा ये समझता है कि जो उसकी वाइफ है वो क्या है, वो उसकी सेक्सुअल प्रॉपर्टी। ठीक। उसकी सेक्सुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है उसकी वाइफ की सेक्सुअल, वो अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन सारी जो है वो अपनी वाइफ से पूरा करेगा और किसी और को उस पे उसके ऊपर हक नहीं होता है। तो ये क्या है, एक तरह का नोशन है सेक्सुअल प्रॉपर्टी। ठीक। तो कॉलिन्स इसी को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन तो पूरा करता है, फैमिली जो है आपके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को तो पूरा करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसा नोशन, ऐसे नोशन पे भी बिलीव करता है कि सेक्सुअल प्रॉपर्टी पे भी बिलीव करता है, यानी कि एक आदमी की सेक्सुअल प्रॉपर्टी होती है। The belief that one has imminent exclusive sexual right to a particular person, एक particular person के ऊपर जो है एक imminent exclusive sexual right होता है, मतलब उसके पास sexual right होता है। हर तरीके का जो sexual right होता है वो उसके पास होता है किसी एक particular person की। जैसे husband का जो है wife के ऊपर ये माना जाता है कि imminent exclusive sexual right। ठीक। तो ये इस तरह से कॉलिन्स जो है वो इस तरह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के बेस पे या सेक्सुअल प्रॉपर्टी के बेस पे परिवार को, यानी कि फैमिली को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक। सो कॉलिन्स का तर्क है कि यौन संतुष्टि की मूल संस्था यौन संपत्ति की धारणा।
तो कोलिन का क्या मानना है कि जो यौन संतुष्टि की मूल संस्था है वो यौन संपत्ति की धारणा है। ये विश्वास कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए विशिष्ट यौन अधिकार है। ठीक। तो ये माना जाता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए यानी कि जो पुरुष है उसका हमेशा महिलाओं पे क्या होता है, वो अ, यौन अधिकार होता है। ठीक, उसका महिलाओं पे यौन अधिकार होता है। जैसे जो हस्बैंड है यानी कि जो अ, पति जो होता है, हस्बैंड की हिंदी नहीं आ रही थी, ध्यान नहीं आ रहा था। तो जो पति होता है वो क्या होता है, उसका हमेशा जो उसकी पत्नी है उसके ऊपर यौन अधिकार होता है। ठीक। सो कोलिंस ये कहते हैं कि ये यौन संतुष्टि तो प्रोवाइड करता है, परिवार जो है वो यौन संतुष्टि तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये वो यौन संपत्ति की धारणा को भी आ, आ, वजूद में लाता है। ठीक, उत्पन्न करता है। ठीक। तो यौन संपत्ति की धारणा को भी ये आ, वजूद में लाता है। और ये क्या है, एक ऐसा विश्वास है कि किसी एक व्यक्ति को एक विशिष्ट यौन अधिकार दिया जाता है। कि किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट यौन अधिकार दिया जाता है, यानी कि ज्यादातर ये माना जाता है कि जो पुरुष हैं उनका जो है महिलाओं पर यौन अधिकार होता है। ठीक। चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन उनके ऊपर उनका यौन अधिकार होता है। इस तरह से कोलिंस ने जो है परिवार को अ, परिवार की आलोचना की। ठीक, इसी तरह से कोलिन ने परिवार की आलोचना की। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कोलिन ने हमेशा जो है किस बेस पे, यौन संतुष्टि और यौन संपत्ति की धारणा के बेस पे इन्होंने परिवार की आलोचना की, क्योंकि ये भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। ये भी संघर्ष दृष्टिकोण से बिलोंग करते हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम, यहाँ तक हम लोग फैमिली के बारे में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और अ, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फंक्शनल पर्सपेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से फैमिली को देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि किनशिप सिस्टम क्या है। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम, किनशिप सिस्टम को स्टडी करने के कितने अप्रोचेस हैं वो हम लोग देखेंगे। रिश्तेदारी प्रणाली के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण कितने मौजूद हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है इंडोलॉजिकल अप्रोच। इंडोलॉजिकल अप्रोच या इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। सो इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, जो इंडियन टेक्स्ट है, ठीक, जो टेक्स्ट के बेसिस पे जो स्टडीज की जाती है, टेक्सुअल सोर्सेज के बेसिस पे। ठीक। जैसे वेदास वगैरह, कुरान है, बाइबल है। ठीक। ये सब चीज़ें जो है टेक्सुअल सोर्स है। इसके जरिए अगर आप स्टडी करते हैं किसी समाज की, तो उसी को इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। ठीक। टेक्सुअल सोर्सेज के बेसिस पे अगर आप कुछ स्टडी करते हैं तो। ठीक। तो देख लेते हैं डिटेल में इसको, इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है। मेनी सोशोलॉजिकल स्टडीज have made use of textual sources for explaining the ideological basis of our institution। जो हमारे इंस्टीट्यूशन के आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी सोशोलॉजिकल स्टडीज ने क्या किया है, टेक्सुअल सोर्सेज का इस्तेमाल किया। ठीक। टेक्सुअल सोर्सेज का इस्तेमाल करके जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनकी आइडियोलॉजी क्या है उसके बेसिस को एक्सप्लेन किया। ठीक। इसी को क्या कहा जाता है, इंडोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या होता है, कई समाजशास्त्री हैं जिनका ये मानना है, समाजशास्त्री अध्ययन ने हमारे संस्थानों के वैचारिक आधारों को स्पष्ट करने के लिए पाठ्य स्रोतों का उपयोग किया। तो कई समाजशास्त्री जो अध्ययन है उसमें जो हमारे संस्थान हैं उनके वैचारिक आधारों को स्पष्ट करने के लिए, जो भी संस्थान के वैचारिक आधार होते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए हमेशा इन लोगों ने क्या किया है, पाठ स्रोतों का उपयोग किया है। और अगर कोई पाठ स्रोतों का उपयोग करके किसी भी चीज की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी संस्था की का अध्ययन करता है तो इसी को इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जाता है। इसी को इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जाता है। समझ में आ गया क्या होता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या होता है समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप जो है पाठ स्रोत है, जो पहले से लिखे गए टेक्स्ट वगैरह हैं, पहले से लिखे गए पाठ वगैरह हैं, उनको एज अ स्रोत यानी कि एज अ सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी संस्था के आधार को स्पष्ट करने के लिए, तो इसी को
इंडोलॉजिकल अप्रोच या इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, के एम कपाड़िया ने कैसे डिफाइन किया है इंडोलॉजिकल अप्रोच जो है, के एम कपाड़िया ने यूज किया है, पी एच प्रभु ने यूज किया है। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक। के एम कपाड़िया ने क्या किया है इंडोलॉजिकल अप्रोच में, के एम कपाड़िया हैज यूज्ड क्लासिकल टेक्स्ट टू डिस्क्राइब हिंदू किंसिप। हिंदू किंसिप को डिस्क्राइब करने के लिए के एम कपाड़िया ने क्लासिकल टेक्स्ट का यूज किया। ठीक। जो क्लासिकल टेक्स्ट मौजूद है उसको उसका इस्तेमाल किया है इन्होंने, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, हिंदू किंसिप सिस्टम को डिस्क्राइब करने। केन कपाड़िया हैज यूज्ड क्लासिकल टेक्स्ट टू डिस्क्राइब हिंदू किंसिप। केन कपाड़िया ने हिंदू रिश्तेदारी का वर्णन करने के लिए, तो हिंदू रिश्तेदारी का जो वर्णन है वो करने के लिए केन कपाड़िया ने क्या किया था। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा केन कपाड़िया ने हिंदू रिश्तेदारी प्रणाली का वर्णन किया। ठीक। हिंदू रिश्तेदारी का वर्णन किया है केन कपाड़िया ने। ठीक। और इसको किसके जरिए किया है, शास्त्रीय ग्रंथों का इस्तेमाल करके। जो भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनका इस्तेमाल करके इन्होंने हिंदू रिश्तेदारी का वर्णन किया है केन कपाड़िया ने। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाय पी एच प्रभु इज आल्सो बेस्ड ऑन संस्कृत टेक्स्ट। तो पी एच प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक बुक लिखी थी, एक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। सो पी एच प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते वक्त इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। ठीक। तो संस्कृत टेक्स्ट भी एक टेक्स्ट है, टेक्सुअल सोर्स है, इसीलिए ये भी माना जाता है कि पी एच प्रभु भी जो है वो इंडोलॉजिकल अप्रोच से किंसिप सिस्टम को इन्होंने स्टडी किया। ठीक। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बाय पी एच प्रभु एक बार कोड में मनाने के लिए PY2 में दिया गया था कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन में दिया हुआ था पी एच प्रभु। ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि इंडोलॉजिकल अप्रोच मतलब पी एच प्रभु का इंडोलॉजिकल अप्रोच था या नहीं था, ये नहीं पूछेगा आपसे। ये भी पूछ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी डिटेल पता होना चाहिए। जैसे हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये किसने लिखा था, ये पी एच प्रभु ने लिखा था, और ये कौन से टेक्स्ट के बेस पे था, संस्कृत टेक्स्ट के बेस पे। ठीक। ये संस्कृत टेक्स्ट के बेस पे हिंदू सामाजिक संगठन द्वारा पी एच प्रभु की संस्कृत ग्रंथों पर आधारित। ठीक। सो जो पी एच प्रभु ने हिंदू सामाजिक संगठन एक पुस्तक लिखी थी। ठीक। ये किसने लिखा था, पी एच प्रभु ने लिखा था। पी एच प्रभु द्वारा हिंदू सामाजिक संगठन भी संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है। तो ये भी संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है, यानी कि ये भी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण से स्टडी किया गया। ठीक। इसमें भी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण से स्टडी किया गया है, ये आप कह सकते हैं। ठीक। हिंदू सामाजिक संगठन जो है पी एच प्रभु द्वारा लिखी गई थी। ठीक। वो संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है। ठीक। ये भी संस्कृत ग्रंथों पर आधारित है। सिमिलरली इरावती कर्वे ने भी हिंदू मतलब इंडोलॉजिकल अप्रोच यूज किया है। ठीक। जीएस घुरे हैव एक्सटेंसिवली वर्क ऑन इंडियन किंसिप सिस्टम। तो इरावती कर्वे ने भी इंडियन किंसिप सिस्टम की स्टडी किया है। ठीक। और जीएस घुरे ने इंडियन किंसिप सिस्टम की स्टडी किया। ठीक। दोनों लोगों ने इंडोलॉजिकल अप्रोच से स्टडी किया, दोनों लोगों ने टेक्सुअल अप्रोच से ही स्टडी किया। ठीक। सो ये याद रखिएगा कि इरावती कर्वे भी इंडोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करती हैं, जीएस घुरे भी इंडोलॉजिकल अप्रोच से बिलोंग करते हैं। ठीक। इन दोनों ने भी इंडियन किंसिप सिस्टम की स्टडी किया है। तो इसमें के एम कपाड़िया, पी एच प्रभु और इरावती कर्वे, जीएस घुरे, ये 4 नाम आते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच में, आपको पता होना चाहिए। ठीक। इसी तरह इरावती नहीं है, इरावती कर्वे और जीएस घुरे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक रूप से काम किया। ठीक। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि इरावती कर्वे और जीएस घुरे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक रूप से काम किया। इन दोनों ने भी भारतीय रिश्तेदारी या भारतीय नातेदारी व्यवस्था पर व्यापक रूप से काम किया है, लेकिन उन्होंने कौन सा दृष्टिकोण इस्तेमाल किया था, इन्होंने भी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण ही इस्तेमाल किया। इरावती कर्वे ने भी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण इस्तेमाल किया है, और जीएस घुरे ने भी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण इस्तेमाल किया। ठीक। तो के एम कपाड़िया, पी एच प्रभु, इरावती कर्वे और जीएस घुरे, ये चारों बिलोंग करते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच से। ठीक।
both have used textual sources to explain kinship system. ठीक है, तो 4 लोग आते हैं इसमें। सबसे पहले आता है के.एम. कपाड़िया, पी.एच. प्रभु, उसके बाद इरावती कर्वे और जी.एस. घुरे। ये 4 नाम आते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। Both have used textual sources to explain kinship pattern in different regions of India from a socio-historical perspective. तो both have used यानी कि जी.एस. घुरे एंड इरावती कर्वे, दोनों लोगों ने टेक्सचुअल सोर्सेज का यूज किया है एक्सप्लेन करने के लिए किनशिप पैटर्न इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आपने देखा है कि इरावती कर्वे को हमने स्टडी किया है यूनिट 1 में, जिसमें हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया को 4 रीजन में बांटा था। वो आपको बताना है कि 4 रीजन में कौन कौन से रीजन में बांटा था इरावती कर्वे ने। तो इन्होंने टेक्सचुअल सोर्सेज का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन किया है किनशिप पैटर्न को डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट रीजन में जो भी किनशिप पैटर्न पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया है, वो भी किसके सोर्सेज के जरिए, टेक्सचुअल सोर्सेज के जरिए। फ्रॉम अ सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव क्या था इनका, सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हु हैव यूज्ड सोशियो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो इसमें इरावती कर्वे और जी.एस. घुरे दोनों हैं। ठीक है, तो दोनों ने सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तेदारी पैटर्न की व्याख्या करने के लिए पाठ्य स्रोतों का उपयोग किया। दोनों लोगों ने यानी कि जी.एस. घुरे और इरावती कर्वे दोनों लोगों ने सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के जरिए, ठीक, यानी कि इन्होंने कौन सा परिप्रेक्ष्य यूज किया था, सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यूज किया था। इसके जरिए भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें हमने देखा है कि इरावती कर्वे ने 4 क्षेत्र में पूरे भारत को डिवाइड किया था। ठीक, वो आपको पता है, हम लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा है कि कौन कौन से 4 क्षेत्र थे जिसमें इन्होंने इरावती कर्वे ने पूरे भारत की रिश्तेदारी को बांटा था। ठीक, तो दोनों ने सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तेदारी पैटर्न की व्याख्या की है करने के लिए पाठ्य स्रोतों का उपयोग किया। तो इन्होंने क्या किया है, पाठ्य स्रोतों का इस्तेमाल किया, और जो भी पाठ्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनको कौन सा दृष्टिकोण माना जाता है, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट अप्रोच आता है द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, इंडोलॉजिकल अप्रोच हो गया, उसमें आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। इसमें 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है डिसेंट अप्रोच और ठीक, सो इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में आता है डिसेंट अप्रोच। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण में वंश दृष्टिकोण आता है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिसेंट अप्रोच क्या होता है या वंश दृष्टिकोण क्या होता है। Kinship in our society is used for establishing clear-cut corporate social units। ठीक, तो हमारी सोसाइटी में जो भी किनशिप सिस्टम पाया जाता है वो एक क्लियर कट कॉर्पोरेट सोशल यूनिट के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। यानी कि यहाँ पे डिसेंट किसको होगा, किसके थ्रू डिसेंट पाया जाएगा, किसके थ्रू डिसेंट को ट्रेस किया जाएगा, ये एक क्लियर कट होता है। चाहे वो फादर की तरफ से होगा, चाहे मदर की तरफ से होगा, किसी भी तरफ से होगा, लेकिन ये क्लियर कट होता है। ठीक, किनशिप इन आवर सोसाइटी इज यूज्ड फॉर इस्टेब्लिशिंग क्लियर कट कॉर्पोरेट सोशल यूनिट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस बार मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण, वंश दृष्टिकोण इसमें सबसे पहले आता है। हमारे समाज में रिश्तेदारी का उपयोग स्पष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक इकाइयों की स्थापना के लिए किया जाता है। तो हमारे समाज में जो भी रिश्तेदारी का संगठन पाया जाता है, रिश्तेदारी की जो प्रणाली पाई जाती है वो किस तरह की होती है, हमारे समाज में रिश्तेदारी का उपयोग स्पष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक इकाई की स्थापना के लिए किया जाता है। मतलब कि एक इकाई बताई जाती है,
हम लोग अपना वंश जो है वो देखते हैं कि कहाँ से चला आता है, तो ये स्पष्ट तरीके से होता है, चाहे वो माता की तरफ से हो या पिता की तरफ से हो, किसी भी तरफ से ये होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप किनशिप सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं कि डिसेंट के बेस पे कर रहे हैं, तो इसको डिसेंट अप्रोच या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। ठीक, क्लियर है ये? डिसेंट अप्रोच या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कहेंगे, हिंदी में इसको मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण या वंश दृष्टिकोण कहा जाता है। Each one of us is a member of such a cooperating and closely bound group of people. ठीक, जितने भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं, सारे लोग जो है इस ये जो बाउंड है उसके मेंबर होते हैं। ये जो कॉर्पोरेटिंग एंड क्लोजली बाउंड ग्रुप है, इसके मेंबर होते हैं। ठीक, each one of us is a member of such a कोऑपरेटिंग एंड क्लोजली बाउंड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, जो भी कोऑपरेटिंग और क्लोजली बाउंड ग्रुप होता है, इसके मेंबर हम सब भी होते हैं। हम में से हर एक इस तरह के सहयोगी और करीबी लोगों के समूह का सदस्य होते हैं। ठीक, तो सारे लोग इस रिश्तेदारी प्रणाली के सदस्य होते हैं, और जो भी वंश दृष्टिकोण होता है, वंश के तरीके से जो भी चीजें चली आ रही हैं, जो सहयोगी और करीबी लोग होते हैं, उसके हिस्से होते हैं हम लोग भी। ठीक है, one can one can depend upon the help and support given by such people। और एक आदमी हमेशा उन लोगों पे डिपेंड करता है कि जो हमारा डिसेंट होता है, डिसेंट से जो लोग हमसे बिलोंग करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम, उनके सपोर्ट के ऊपर हम डिपेंड होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग चलते हैं। ऐसे लोगों द्वारा दी गई मदद और समर्थन पर कोई भी निर्भर रह सकता है। ठीक, तो जो हमारी निर्भरता होती है वो हमारे जो वंश के लोग होते हैं, जो वंश के मेंबर होते हैं, वंश के जो सदस्य होते हैं, उन्हीं के ऊपर, उन्हीं का समर्थन हमें मिलता है, और उन्हीं की मदद के जरिए हम रहते हैं। ठीक, सच कॉर्पोरेटिंग लोकल ग्रुप आर ऑलवेज लार्जर देन एलिमेंट्री फैमिलीज ऑफ स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक, तो ये जो ग्रुप है ये हमेशा एलिमेंट्री फैमिली से बड़ा होता है। एलिमेंट्री फैमिली कौन सी होती है? जिसमें एक मियाँ बीवी या बच्चे होते हैं, उनको एलिमेंट्री फैमिली कहा जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेटिंग ग्रुप होता है, ये हमेशा एलिमेंट्री फैमिली से बड़ा होता है। ठीक, वन कैन डिपेंड अपॉन द हेल्प एंड सपोर्ट गिवन बाय सच पीपल। सच cooperating local groups are always larger than elementary family of spouse and their children। ठीक, ऐसे लोगों द्वारा दी गई मदद और समर्थन पर कोई भी निर्भर रह सकता है। ऐसे सहयोगी स्थानीय समूह हमेशा पति पत्नी और उनके बच्चों के प्राथमिक परिवारों से बड़े होते हैं। ठीक, तो ये जो एक क्या है, आ, ऐसे सहयोगी स्थानीय समूह हमेशा जो पति पत्नी और उनके बच्चों के प्राथमिक परिवार होते हैं। प्राथमिक परिवार में आप लोग जानते हैं कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक परिवार में पति पत्नी और बच्चे आते हैं। तो ये जो ग्रुप है, यानी कि वंश का जो ग्रुप है, वो हमेशा पति पत्नी और बच्चों के जो ग्रुप है, जिसको प्राथमिक परिवार कहा जाता है, उससे बड़े होते हैं। ठीक, हमेशा ये उससे बड़े होते हैं। Formally speaking, there are 6 possible avenues for the transmission of descent group membership from parents to children। अब ये जो डिसेंट होता है, ये इसको 6 ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, 6 possible avenues, मतलब जो हमारा डिसेंट रेस होता है वो 6 तरफ से हो सकता है। ठीक, अब ये 6 तरफ से कैसे हो सकता है? ठीक, तो पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में जो डिसेंट आता है, ये डिसेंट ग्रुप के जो हम मेंबरशिप बनते हैं, वो 6 तरीके से बन सकते हैं। फॉर्मली स्पीकिंग, देयर आर 6 पॉसिबल एवेन्यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसेंट ग्रुप मेंबरशिप फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। ठीक, तो सबसे पहले आता है पैट्रीलिनियर। मैंने आपको बहुत सही से इसको समझाया था जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में हम लोगों ने फैमिली और किनशिप के बारे में पढ़ा था। तो इसमें मैंने बताया था पैट्रीलिनियर का क्या मतलब होता है। पैट्री मतलब होता है फादर। ठीक, लीनियर मतलब जहाँ से आपका लीनियज, जहाँ से आपका डिसेंट ट्रेस किया जा रहा है, उसको लीनियर कहा जाता है। ठीक, तो पैट्रीलिनियर मतलब अगर फादर की तरफ से आपका डिसेंट ट्रेस किया जा रहा है, फादर की तरफ से आपका लीनियज ट्रेस किया जा रहा है, तो इसी को पैट्रीलिनियर कहा जाता है, पितृवंशीय। अगर आपका पितृ मतलब पिता, वंशीय मतलब वंश। ठीक, तो अब अगर आपका वंश जो है वो पिता की तरफ से हो, जनरली इंडिया में जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे पिता की तरफ से ही वंश को ट्रेस किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पितृवंशीय पाया जाता है।
तो पितृवंशीय यानी कि आपका वंश अगर पिता की तरफ से हो, पिता की तरफ से देखा जाता हो, तो इसी को पितृवंशीय कहा जाता है। औपचारिक रूप से कहा जाए तो माता पिता से जो बच्चों तक वंश समूह की सदस्यता के प्रसारण के लिए 6 संभावित रास्ते होते हैं। ये 6 संभावित रास्ते में से हम लोगों ने पितृवंशीय पढ़ लिया है। ठीक, तो माता पिता से जो बच्चों में जो वंश का समूह जो है, वंश का हम सब एक वंश का जो समूह होता है उसके सदस्य होते हैं। तो ये सदस्यता जो ट्रांसफर होती है माता पिता से बच्चों में, इसके 6 तरीके होते हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं पितृवंशीय, यानी कि अगर वो पिता की तरफ से वंश देखा जा रहा हो तो उसको पितृवंशीय कहा जाता है, पैट्रीलिनियल कहा जाता है। ठीक, दूसरा आता है मैट्रीलिनियल यानी कि मातृवंशीय। ठीक, मैट्रीलिनियल यानी कि मातृवंशीय, यानी कि अगर जो है आपका लीनिएज या आपका डिसेंट जो है वो माता की तरफ से, मदर की तरफ से ट्रेस किया जा रहा हो तो उसको मैट्रीलिनियल कहा जाता है। मैट्री मतलब मैंने क्या बताया था, मदर। ठीक, मैट्री मतलब मदर, लीनियर मतलब लीनिएज। ठीक, तो लीनिएज या आपका डिसेंट मदर की तरफ से ट्रेस किया जा रहा हो तो इसको मैट्रीलिनियल कहा जाता है। मातृवंशीय यानी कि माता की तरफ से अगर वंश आपका देखा जाता है तो उसको मातृवंशीय कहा जाता है। डबल, दोहरा, यानी कि माता और पिता दोनों तरफ से अगर ट्रेस किया जा रहा हो तो इसको डबल कहा जाएगा, डबल लीनिएज कहा जाता है, दोहरा लीनिएज कहा जाता है। ठीक, डबल लीनिएज या दोहरा लीनिएज कहा जाता है। तो ये तीनों समझ में आया क्या होता है, पैट्रीलिनियस, पैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल और डबल। पितृवंशीय, मातृवंशीय और दोहरा, तो ये 3 हो गए। ठीक, 3 और देखते हैं क्या है। दूसरा है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी कि बायलैटरल। ठीक, संज्ञानात्मक, द्विपक्षीय। ठीक, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि डबल, दोहरा। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने कॉग्निटिव पढ़ लिया। कॉग्निटिव भी डबल होता है यानी कि बायलैटरल होता है। बायलैटरल मतलब जो दोनों तरफ से। ठीक, तो कॉग्निटिव का भी मतलब जो है दोनों तरफ से होता है और डबल का भी मतलब दोनों तरफ से होता है। संज्ञानात्मक, द्विपक्षीय। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इसको एक अलग टाइप बना दिया गया? बहुत से समाज में पाया जाता है। समाज का एग्जाम्पल मैंने दिया नहीं है इसमें, वैसे पूछा भी नहीं जाता आपसे ये। ठीक, तो अगर आपको जानना है तो मैं कल बता दूंगा इसको कि कौन से समाज में पाया जाता है। ठीक, कॉग्निटिव और दोहरा दोनों में फर्क क्या है, कॉग्निटिव और डबल में फर्क क्या है? डबल मतलब कि अगर मतलब या तो फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, दोनों तरफ से किया जा रहा हो तो उसी को डबल कहेंगे। ठीक, कॉग्निटिव कहते हैं बाइलैटरल होता है। बाइलैटरल यानी कि उसमें किसी एक का जो है वो फादर की तरफ से किया जाता है, किसी एक का मदर की तरफ से किया जाता है। लेकिन डबल में सबका दोनों तरफ से किया जाएगा। ठीक, डबल में सबका दोनों तरफ से किया जाएगा। ये दोनों फर्क होता है कॉग्निटिव और बाइलैटरल। ठीक, दोहरा और संज्ञानात्मक में ये फर्क होता है। ठीक, द्विपक्षीय होता है, इसको द्विपक्षीय भी कहा जाता है। पैरेलल डिसेंट नेक्स्ट आता है। पैरेलल डिसेंट, समानांतर वंश। ठीक, अब ये पैरेलल डिसेंट क्या होता है? पैरेलल डिसेंट अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डिसेंट वेयर डिसेंट लाइन आर सेक्स स्पेसिफिक। ठीक, तो पैरेलल डिसेंट किसको कहते हैं? यहाँ पे जो डिसेंट होता है ये बहुत रेयर डिसेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा समाज में नहीं पाया जाता है, बहुत कम समाज में ये पाया जाता है पैरेलल डिसेंट, जहाँ पे सेक्स के बेसिस पे लीनिएज ट्रेस किया जाता है, सेक्स के बेसिस पे डिसेंट ट्रेस किया जाता है। पैरेलल है यानी कि जो सन होगा उसका डिसेंट जो है वो फादर की तरफ से ट्रेस किया जाएगा, उसका लीनिएज जो है वो फादर की तरफ से ट्रेस किया जाएगा। लेकिन जो डॉटर है उसका डिसेंट जो है वो मदर की तरफ से ट्रेस किया जाएगा, उसका लीनिएज जो है वो मदर की तरफ से ट्रेस किया जाएगा। इसी को पैरेलल डिसेंट कहा जाता है। ठीक, तो पैरेलल डिसेंट का यही मतलब है कि दोनों तरफ से किया जाएगा लेकिन ये सेक्स स्पेसिफिक होता है और ये बहुत रेयर फॉर्म ऑफ डिसेंट है, यानी कि बहुत कम समाज में पाया जाता है। ठीक, बहुत ही ज्यादा रेयर है। ठीक, अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ डिसेंट वेयर डिसेंट लाइन आर सेक्स स्पेसिफिक, यानी कि सन है तो उसका डिसेंट फादर की तरफ से, डॉटर है तो उसका डिसेंट मदर की तरफ से। ठीक, समानांतर वंश। समानांतर वंश वंश का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है जहां वंश रेखाएं लिंग विशिष्ट होती हैं। ठीक, समानांतर वंश क्या है? वंश का एक बहुत ही दुर्लभ रूप है जहां जो वंश की रेखाएं होती हैं, यानी कि वंश कहाँ कहाँ से जोड़ा जाता है, ये लिंग विशिष्ट होता है। ठीक, लिंग विशिष्ट है और समानांतर है, यानी कि
जो बेटा है यानी कि जो पुत्र है उसका पिता की तरफ से देखा जाएगा, उसका वंश जो है वो पिता की तरफ से जोड़ा जाता है, और जो पुत्री है यानी जो बेटी है उसका वंश जो है वो माता की तरफ से देखा जाता है। ठीक, इसी को समानांतर वंश कहा जाता है। ये लिंग स्पेसिफिक होता है, लिंग विशिष्ट होता है। लिंग विशिष्ट मतलब लिंग के बेस पे होता है। लिंग के बेस पे हो रहा है, पुत्र है तो उसका फादर की तरफ से हो रहा है, पुत्री है तो उसका मदर की तरफ से हो रहा है, तो लिंग के बेसिस पे हो रहा है। ये बहुत कम पाया जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ रूप है। दुर्लभ मतलब कि बहुत कम पाया जाना है। ठीक, दुर्लभ मीन्स बहुत कम पाए जाने हैं। तो ये समझ में आ गया पैरेलल डिवीजन क्या होता है, ये समानांतर वंश क्या होता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस और अल्टरनेटिव टाइप डिवीजन। क्रॉस या अल्टरनेटिव टाइप डिवीजन क्या होता है, दिस इज आल्सो वेरी रेयर, ये भी बहुत रेयर है। ठीक, हेयर मेन ट्रांसमिट टू देयर डॉटर एंड विमेन टू देयर सन। तो हम लोग जो पैरेलल पढ़े हैं ना उसी के तरह है, बस पैरेलल में क्या है, सीधा सीधा होता है। बेटे का फादर की तरफ से, मदर का तो बेटे का फादर की तरफ से और बेटी का मदर की तरफ से। ठीक, पुत्र का पिता की तरफ से, पुत्री का माता की तरफ से। तो इसी को समानांतर कह रहे हैं। क्रॉस को क्या हो, क्रॉस का क्या मतलब, जो सीधा ना चलता हो, टेढ़ा चलता हो, उसी को क्रॉस कहते हैं। क्रॉस या अल्टरनेटिव टाइप डिसीजन ये भी जो है बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है, एयर मैन ट्रांसमिट टू देयर डॉटर एंड विमेन टू देयर सन। यहाँ पे जो डॉटर का लीनिएज ट्रेस किया जाता है या डॉटर का जो डिसेंट ट्रेस किया जाता है वो फादर की तरफ से किया जाता है, लेकिन जो सन है उसका डिसेंट, उसका लीनिएज जो है वो मदर की तरफ से किया जाता है। तो क्रॉस हो रहा है। ठीक, क्रॉस हो रहा है कि सन का जो है वो मदर की तरफ से, लेकिन जो डॉटर है उसका फादर की तरफ से। ठीक, तो इसी को क्रॉस अल्टरनेटिव टाइप डिसीजन कहा जाता है। ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम जगहों पे ये भी पाया जाता है। क्रॉस और अल्टरनेटिव टाइप डिसीजन, दिस इज आल्सो वेरी रेयर। हेयर मेन ट्रांसमिट टू देयर डॉटर्स एंड विमेन टू देयर सन। यहाँ पे जो है मेन क्या है, अपने डॉटर को ट्रांसमिट करते हैं अपना डिसेंट, और विमेन जो है अपना डिसेंट अपने सन को ट्रांसमिट करते हैं। इसी को क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस या वैकल्पिक प्रकार का वंश। तो क्रॉस या वैकल्पिक प्रकार का वंश क्या होता है, ये भी बहुत दुर्लभ होता है। ठीक, जैसे कि समानांतर वंश की तरह जो है ये भी बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ पुरुष अपनी बेटियों को और महिलाएं अपनी बेटों को संचरित करती हैं। ठीक, तो जो बेटी है, जो पुत्री है, उसका जो वंश है उसको कहाँ से जोड़ा जाता है, वो पुरुष की तरफ से यानी कि पिता की तरफ से जोड़ा जाता है। और जो बेटे हैं यानी कि जो पुत्र हैं, उनका जो डिसेंट है, उनका जो वंश है वो कहाँ से जोड़ा जाता है, वो महिलाओं की तरफ से जोड़ा जाता है, यानी माता की तरफ से जोड़ा जाता है। ठीक, वो माता की तरफ से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए इसको क्रॉस या वैकल्पिक प्रकार कहा जाता है। तो समझ में आ गया पैरेलल और क्रॉस दोनों समझ में आ गया क्या होता है। तो ये 6 टाइप के डिसेंट के प्रकार हैं कि किस तरह से डिसेंट ट्रांसफर होता है। दूसरा है यही है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक तो डिसेंट हो गया, दूसरा है अलायंस अप्रोच। ठीक, ये भी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच ही है। ठीक, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच दो होते हैं, एक होता है अलायंस अप्रोच और एक होता है डिसेंट अप्रोच। अलायंस अप्रोच क्या है, गठबंधन दृष्टिकोण क्या है। अलायंस अप्रोच के बारे में क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने सबसे ज्यादा स्टडी किया है। ठीक, तो हमेशा अलायंस थ्योरी की जब भी बात आती है तो वो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस से जोड़ा जाता है। तो अलायंस अप्रोच क्या होता है, मेनी स्टडीज ऑफ किनशिप इन इंडिया हैव फोकस्ड ऑन मैरिज एज एन अलायंस बिटवीन टू ग्रुप एंड ऑन किनशिप टर्मिनोलॉजी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अलायंस। तो ये अलायंस के बेसिस पे स्टडी करते हैं मैरिज को और किनशिप को, इसीलिए इसको अलायंस अप्रोच, अलायंस मतलब गठबंधन जो होता है। ठीक, मेनी स्टडीज ऑफ किनशिप इन इंडिया हैव फोकस्ड ऑन मैरिज एज एन अलायंस। ठीक, तो ये जो अलायंस अप्रोच है ये मैरिज को अलायंस के तौर पे देखते हैं। ठीक, ये मानते हैं मैरिज क्या है, एक अलायंस है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक गठबंधन है बिटवीन टू ग्रुप्स एंड वन ऑन किनशिप टर्मिनोलॉजी, और किनशिप टर्मिनोलॉजी में एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अलायंस। ठीक, तो जो किनशिप है वो भी एक अलायंस के बेसिस पे ही है। ठीक,
जो किनशिप सिस्टम होता है वो भी अलायंस के बेसिस पे ही होता है, ये अलायंस अप्रोच का मानना है। सारे लोगों का आपस में गठबंधन होता है। So many studies of kinship in India have focused on marriage as an alliance between two groups and on kinship terminology as a reflection of nature of alliance. गठबंधन दृष्टिकोण क्या है? भारत में रिश्तेदारी के कई अध्ययनों में विवाह विवाह पर दो समूह के बीच गठबंधन के रूप में, तो विवाह पर इन्होंने कहा कि ये दो समूह का गठबंधन है। दो समूह कौन कौन से हैं? एक जो महिला है यानी कि जो पुरुष है उसका उसकी फैमिली का एक ग्रुप, ठीक, उसके फैमिली का समूह, और एक जो महिला है उसके फैमिली का समूह, ठीक। तो दो समूह के बीच का एक गठबंधन होता है विवाह। गठबंधन दृष्टिकोण का यही मानना है कि जो विवाह होता है वो दो समूह के बीच का गठबंधन होता है, और इन्होंने रिश्ते की जो शब्दावली है गठबंधन के रूप में और रिश्ते की शब्दावली पर गठबंधन की प्रकृति के प्रतिबिंब के रूप में ध्यान केंद्रित किया। तो ये मानते हैं कि जो रिश्ते की शब्दावली है यानी कि जो रिश्तेदारी है वो भी गठबंधन के बेस पे ही है। अलग अलग ग्रुप के बीच में, अलग अलग समूह के बीच में गठबंधन होता है, उसी को हम लोग किनशिप कहते हैं। इसीलिए इसको गठबंधन दृष्टिकोण कहा जाता है या अलायंस अप्रोच कहा जाता है, ठीक। Because of their concentration on relationship arising out of marriage, we say that these studies follow the alliance approach. The main exponent of this approach is Louis Domon. ठीक, इस अप्रोच को सबसे ज्यादा किसने जो है जो मेन एक्सपोनेंट हैं इस अप्रोच के वो कौन है? लुई डोमन, ठीक। बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रिलेशनशिप, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादातर रिलेशनशिप पे होता है, और ये कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो किसकी की वजह से होता है? ये मैरिज की वजह से होता है, ठीक। इसीलिए हम इसको जो है इस स्टडी को अलायंस अप्रोच कहते हैं, ठीक। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो लुई डोमो। तो कभी कभी एग्जाम में भी आपसे ऑप्शन में लुई डोमो दिया होता है, ठीक। तो अगर आप जो है अलायंस अप्रोच की बात करते हैं इंडिया में तो वो लुई डोमो ने स्टडी किया है अलायंस अप्रोच से किनशिप सिस्टम को। Because of their concentration on relationship arising out the marriage, we say that these studies follow the alliance approach. The main exponent of this approach is freedom. विवाह के उत्पन्न होने वाले संबंधों पर, विवाह से उत्पन्न होने वाले संबंधों पर उनकी एकाग्रता के कारण, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण के मानने वाले होते हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं कि जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं वो विवाह के जरिए उत्पन्न होते हैं, ठीक। हम कहते हैं कि ये अध्ययन गठबंधन के दृष्टिकोण का पालन करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो ये अध्ययन है ये गठबंधन के दृष्टिकोण का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो लुई डोमो, ठीक। अलायंस कहते हैं, अलायंस क्या होता है? जैसे दो पार्टियों के बीच में अलायंस होकर सरकार बनती है, ठीक। अलायंस एक तरह का गठबंधन है, अलायंस मीन्स गठबंधन होता है, ठीक। तो जो अलायंस अप्रोच रखते हैं वो ये मानते हैं कि जो फैमिली है वो क्या है? एक अलायंस के बेस पे बनी है। जो किनशिप सिस्टम है वो क्या है? एक अलायंस के बेस पे बनी है, ठीक। या जो मैरिज है वो अलायंस है बिटवीन टू ग्रुप्स। तो अलायंस ही तो है, गठबंधन हो रहा है मेल फैमिली का और फीमेल फैमिली का, इस वजह से जो है अलायंस के बेस पे मैरिज हो रही है दोनों की। तो मैरिज को भी ये अलायंस मानते हैं और जो किनशिप है वो अलायंस, उसको भी अलायंस मानते हैं, और ये मानते हैं कि जो मैरिज का अलायंस है उसी की वजह से किनशिप बनता है, ठीक। तो अलायंस मतलब सिंपल आप ये समझिए गठबंधन, ठीक। सो ये इस दृष्टिकोण के मानने वाले या इस अप्रोच के मानने वाले ये मानते हैं कि जो किनशिप है वो अलायंस के बेस पे होता है, यानी कि आपस में कई ग्रुप का गठबंधन होता है, और मैरिज जो है वो दो ग्रुप का गठबंधन होता है, ठीक। जो मेल ग्रुप होता है यानी कि मेल की तरफ से जो लोग होते हैं उनके फैमिली के लोग या जो भी हों, मेल की तरफ से जो होंगे वो मेल ग्रुप होगा, और जो फीमेल की तरफ से होंगे वो फीमेल ग्रुप होगा। दोनों के गठबंधन से ही मैरिज होती है, ठीक। तो अलायंस इसी को कहते हैं, और इसके जो मेन एक्सपोनेंट है वो है लुई डोमो, ठीक। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो लुई डोमो है, ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ठीक। ज्यादातर डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है, हो सकता है थोड़ा सा चेंज करे क्वेश्चन तो पूछ भी सकता है, लेकिन लुई डोमो से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक। समझ में आ गया क्या होता है अलायंस अप्रोच?
1 मिनट। नेक्स्ट आता है जेंडर। यहाँ तक हम लोग किनशिप को भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो फैमिली और किनशिप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है, तो जेंडर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स इज एन ऑफ डिस्कस टॉपिक इन सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में अक्सर ये डिस्कस किया जाता है कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो आप लोग बताइए पहले, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। लुइडोमो ने साउथ इंडिया में स्टडी किया। सो जेंडर एंड लिंग। ठीक, तो जेंडर और सेक्स के बारे में हमेशा सोशोलॉजी में बात होती रहती है। ठीक, कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने एक मतलब पढ़ा है कि जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, लेकिन सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो सेक्स में आप कह सकते हैं मेल एंड फीमेल, ये क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जेंडर क्या है? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो क्या करता है? मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को डिफाइन करता है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या है? मैस्कुलिनिटी मीन्स जो मेल वाले काम होते हैं वो मैस्कुलिन काम होते हैं, और फेमिनिन काम कौन से होते हैं? जो फीमेल वाले हैं। ठीक, तो एक जो बिहेवियर है, बिहेवियर का जो रिलेशन है जेंडर के साथ, जो सेक्स के साथ जो बिहेवियर है, उसी को क्या कहा जाता है? मैस्कुलिन बिहेवियर और फेमिनिन बिहेवियर। ठीक, तो ये बिहेवियर के बेस पे जेंडर होता है। ठीक, तो जेंडर बिहेवियर के बेस पे होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोई आदमी अगर सेक्स के बेस पे अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल बेस पे अगर देखा जाए, तो वो मेल हो सकता है, लेकिन उसका जेंडर जरूरी नहीं है कि मेल ही हो। ठीक, उसका जेंडर जरूरी नहीं है कि मेल हो, वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर वो सारे फीमेल वाले काम कर रहा है, उसका बिहेवियर भी फीमेल की तरह है, तो ये कह सकते हैं कि उसका जेंडर जो है वो फेमिनिन जेंडर। ठीक, वैसे सेक्स के बेसिस पे बायोलॉजिकल तरीके से तो वो मेल ही है, लेकिन वो उसके जो बिहेवियर हैं या उसके जो वर्क हैं, सारे एक्शन जो है वो फीमेल से मैच खाते हैं, तो ये कह सकते हैं आप कि वो उसका जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर। ठीक, तो इसीलिए सोशोलॉजी में हमेशा सेक्स और जेंडर के बारे में बात होती रहती है। ठीक, सेक्स और जेंडर के बारे में बात होती रहती है हमेशा, जेंडर और सेक्स के बारे में। ठीक, द टू टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। ठीक, हालांकि बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि ये दोनों टर्म अलग अलग जगह पे एक ही मीनिंग में यूज किए जाते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब एक ही मीनिंग में दोनों टर्म्स यूज किए जाते हैं। आप अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो कहीं पे लिखा होता है सेक्स और कहीं पे लिखा होता है जेंडर। ठीक, तो आपको लगता है कि हाँ ये क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो जेंडर और सेक्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी बायोलॉजिकल तरीके से उसका सेक्स जो है वो मेल हो सकता है, लेकिन जेंडर उसका जरूरी नहीं है कि मेल है। ठीक, हाँ,
फीमेल नहीं कह सकते, वो तो मेल और फीमेल जो है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो गया, सेक्स है वो, ठीक। लेकिन जेंडर क्या होता है, वो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक। तो अगर वो फीमेल वाले काम सारे कर रहा है, मेल है लेकिन फीमेल वाले काम कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जेंडर जो है वो फेमिनिन जेंडर, ठीक। इसीलिए अगर फॉर्म वगैरह में आप देखेंगे जनरली, क्योंकि जो फॉर्म जनरली निकलते हैं उसमें कहीं पे सेक्स की जगह पे जो है जेंडर लिख दिया जाता है, लेकिन अगर सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो सेक्स की जगह पे अगर जेंडर लिखा है तो वो गलत होता है, ठीक। सेक्स की जगह पे आप जो पूछना चाह रहे हैं वहाँ पे फॉर्म में, आदमी जनरली क्या पूछना चाहता है, बायोलॉजिकल चीज ही पूछना चाहता है, ठीक। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही पूछना चाहता है, तो बायोलॉजिकली तो सेक्स डिफाइन हो सकता है, जेंडर जो है वो बायोलॉजिकली डिफाइन नहीं होता है, ठीक। जेंडर ये सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि जेंडर जो है वो सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है या बायोलॉजिकली कॉन्स्ट्रक्ट होता है, तो जेंडर सोशली कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज में, हर एक चीज को बांट दिया गया है मैस्कुलिन और फेमिनिन के बेस पे, ठीक। इवन कलर भी बांट दिया गया है। अगर कोई लड़का जो है पिंक कलर की शर्ट पहन के बाहर घूमने लगे ना, तो जो फीमेल है वही हंसने लगती है उसको, क्यों? क्योंकि हमारे हमारे माइंड का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, मेंटल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, क्योंकि हम जो भी चीजें करते हैं वो एक बेस पे करते हैं, किसी न किसी बेस पे हमारे माइंड में हमेशा शुरू से ही ये डाल दिया गया है, जो पिंक कलर है वो किससे रिलेटेड है, वो गर्ल से रिलेटेड है, ठीक। तो अगर वो मेल मेंबर यूज करता है उसको, तो हमेशा हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हमेशा हम लोग उसको ऑड मानते हैं, ठीक। तो जेंडर हमेशा सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, जबकि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक। जेंडर सोशल टर्म है और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है। The difference between gender and sex is an oft discussed topic in sociology, ठीक। तो सोशोलॉजी में ये टॉपिक बहुत डिस्कस की जाती है। द टू टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, और ये दोनों टर्म्स को कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, ठीक। बट दे आर नॉट द सेम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जेंडर और सेक्स जो है दोनों सेम होते हैं। लिंग और लिंग, ठीक। अब ये जेंडर और सेक्स दोनों का देखिए ट्रांसलेशन भी दोनों का एक ही कर रहा है, ठीक। तो वो आप देख लीजिएगा क्या होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग। इसके बीच अंतर समाजशास्त्र में अक्सर चर्चा का विषय रहा, ठीक। तो अक्सर इस बात की चर्चा का विषय रहा कि जो जीव विज्ञान के बेस पे जो लिंक होता है या जो सामाजिक लिंक होता है वो दोनों में क्या फर्क है, ठीक। अक्सर ये दोनों शब्द जो है विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक। लेकिन ये समान नहीं होते। जो अ, जीव विज्ञान के बेस पे जो लिंग बना है वो जो सामाजिक लिंग है उससे अलग होता है, ठीक। जैविक लिंग जो है वो सामाजिक लिंग से अलग होता है, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं जैविक लिंग जो है वो जीव विज्ञान के बेस पे होता है, बायोलॉजिकली होता है, ठीक। यानी कि वो उसमें आप जो है मेल फीमेल हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, लेकिन जो है जो सामाजिक लिंग है वो जरूरी नहीं है कि वो पुरुष और स्त्री हो, ठीक। The range of argument, debates, point and counterpoint have filled countless volumes and will likely fill countless more. अब इस पे इतनी बातें चली हैं कि बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स भर चुके हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। जेंडर और सेक्स के बारे में बहुत बातें होती हैं, ठीक। आप देखेंगे अगर आप जो है पीएचडी वगैरह का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी थेसिस आती हैं, जितने भी मतलब सिनॉप्सिस लेके आते हैं, जो रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो जितने लोग लाते हैं अक्सर जो है उसमें जेंडर और सेक्स से एक ना एक आपको मिल जाता है। तो इसके बारे में इतनी बातें होती हैं कि बहुत सारी किताबें इसके बारे में लिखी जा चुकी है, अभी कितनी लिखी जाएंगी इसकी कोई गिनती नहीं, ठीक। तर्कों, वाद विवादों, बिंदुओं और प्रतिबिंबियों की श्रेणी ने अनगिनत मात्राएं भर दी हैं और संभवतः अनगिनत मात्राएं भर दी, ठीक। तो बहुत सारी मात्राएं इसमें हो चुकी हैं, मतलब बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे पन्ने भर चुके हैं, और अभी कितने भरे जाएंगे इसकी कोई गिनती नहीं, ये अनगिनत है, ठीक। Gender expression is an outward display of gender, such as dress or man. जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, जब आप जो है
डिस्प्ले करते हैं अपना जेंडर। एक्सप्रेशन मतलब आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक। तो जेंडर एक्सप्रेशन टर्म्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसको कह सकते हैं आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ जेंडर सच एज ड्रेस और मैनर। ठीक। तो आप अपने ड्रेस के जरिए, अपने मैनर के जरिए आप अपना जेंडर जो है, अपना जेंडर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक। अपने सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है इसका बहुत अ, मतलब पूरा एक प्रोसेस है, उसको बताने के लिए टाइम लगेगा। ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग सिलेबस के बाद एक क्लास इसी पे कर लेंगे कि रिसर्च प्रपोजल या जो है सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे। ठीक। रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है, आधे घंटे की क्लास हम लोग रख लेंगे। या मैं एक चीज़ और सोच रहा था, अगर आप लोग जो है इस पे मतलब आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस पे, कि हम लोग एक गूगल मीट के जरिए जो भी हमारे डाउट्स हैं, ठीक, हाँ, वो क्लियर करते हैं। एक दिन गूगल मीट करते हैं, उसमें जितने भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन करें। उसमें हम लोग बात करते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, या आगे की क्लासेस किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, या जो अभी की क्लासेस हैं उसमें आपको क्या कमी नज़र आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने के लिए मैं प्लान बना रहा था। अभी डिस्कस नहीं किया है मैंने किसी से, लेकिन मेरा ये प्लान था कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार हम लोग ज़रूर ये चीज़ करें, ताकि मतलब स्टूडेंट टीचर का जब एक मतलब एक क्या कहेंगे बॉन्ड जब बन जाता है ना, तो उसमें स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ठीक। हाँ, एक दिन रखते हैं हम लोग इस पे क्लास कि सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। आधे घंटे में हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाता है ये। ठीक, क्योंकि इसमें पूरा तरीका बताना होता है, किस किस तरीके से आप बना सकते हैं, टॉपिक कैसे चूज करना होता है, फिर आपका हेडिंग कैसी रहती है, हाँ, जो कंटेंट होते हैं वो किसके बाद कौन सा कंटेंट आता है, ये सारी चीज़ें, या रिसर्च क्वेश्चन कैसे रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का 30 अक्टूबर को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब रखना है इसको। ठीक। सो एग्जाम से पहले ही कर लेंगे हम लोग। जेंडर एक्सप्रेशन इज एन आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ जेंडर सच एज ड्रेस और मैनर। ठीक। तो ड्रेस और मैनर के जरिए हम अपने जेंडर को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। लिंग अभिव्यक्ति, लिंग अभिव्यक्ति क्या है? लिंग का एक बाहरी प्रदर्शन है, जैसे पोशाक या शिष्टाचार। ठीक। तो अपने शिष्टाचार के जरिए, अपने पोशाक के जरिए हम अपने लिंग को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक। जैसे अगर कोई मेल है तो वो मेल वाले कपड़े पहनेगा ताकि लोग उसको मेल ही समझें। तो एक तरह से क्या है, वो अगर मेल वाले कपड़े पहन रहा है, ठीक, तो इसका मतलब वो अपने जेंडर को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने जेंडर को बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक। या उसका ऐसा मैनर होगा, वो इस तरह से बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर ऐसा होगा, या उसका एक्शन ऐसा होगा कि आप उसको देख के ही आप पता चल जाएगा आपको कि वो मेल है। ठीक। या फीमेल है। ठीक। अगर फीमेल है तो वो फीमेल वाले कपड़े पहनेगी। ठीक। क्यों पहनती है? क्योंकि वो अपने जेंडर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जेंडर एक्सप्रेशन मीन्स आप किसी भी तरह से अगर अपने जेंडर को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को जेंडर एक्सप्रेशन कहा जाता है, जैसे कि कपड़े या मैनर आप, ठीक, आपका शिष्टाचार या आपका पोशाक जो है उसके जरिए आप अपने लिंग को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपने लिंग को हमेशा अभिव्यक्त करते हैं। आप उनको देख के ही पता चल जाएगा आपको कि वो मेल है या फीमेल है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है ना, अभी क्या है, आ, कुछ कपड़े ऐसे भी आने लगे या फीमेल जो है वो मेल के कपड़े भी पहनने लगी है। ठीक। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन ऐसा होता है, बॉय कट अगर किसी ने बाल कटाया है, ठीक, और मतलब एकदम पूरा तरीके से उसका हुलिया ऐसा है कि आपको एक पहली बार आप देखेंगे जब, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल। ठीक। तो ये क्या है, वो जेंडर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक। वो व्यक्ति जो है या वो पर्सन जो है वो अपना जेंडर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपना लिंग जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। तो जब आप अपना लिंग अभिव्यक्त करते हैं तो आप उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, आपका मैनर भी उसी तरह का होता है। ठीक। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्या ऐड करना है वो सब आपके सजेशन होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे ऐप पे भी पूछा जाता है, फीडबैक के लिए आप लोग नहीं देते हैं ना, मतलब कभी मतलब सोशोलॉजी वालों की तरफ से आज तक कोई मतलब फीडबैक आया ही नहीं।
बाकी क्लासेस में तो फीडबैक आता रहता है कि हाँ सही क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कुछ भी हो, पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन सोशोलॉजी वालों की तरफ से कभी कोई फीडबैक नहीं आता। कि इवन जीतू सर भी कह चुके हैं मुझसे कई बार कि मतलब आ, या तो बहुत सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा सबका, इस वजह से नहीं फीडबैक आ रहा है, या बच्चे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक। तो जब भी आप ऐप पे भी कभी कभी लिख सकते हैं कि हाँ मतलब हमको ये प्रॉब्लम हुई, या मतलब क्लास अगर अच्छी चल रही है तो आप उसके बारे में भी कह सकते हैं कि हाँ सब ठीक चल रहा है या और कुछ। ठीक। तो फीडबैक देने से क्या होता है कि हम लोग भी क्या है, हम लोग भी अभी एक स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं है। ठीक। अभी स्टूडेंट हैं हम लोग भी, तो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों लोग समझिए कि साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक। तो क्या होता है कि अगर आपका फीडबैक आता है तो उससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। फीडबैक हमेशा देना चाहिए। ठीक। आपका तो हो गया एग्जाम, एग्जाम के जरिए आपका फीडबैक आपको मिल जाता है। हम लोगों का टीचिंग का तो कोई एग्जाम होता नहीं कि अगर आप पढ़ा चुके हैं तो उसके बाद आपका क्या एग्जाम है। ठीक। तो वो आपके फीडबैक से ही पता चलता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा एक्टिव रहा करिए आप लोग भी। या कई बार गूगल मीट भी होती है तो उसमें मुझको सोशोलॉजी के स्टूडेंट तो दिखते नहीं हैं, एक दो बार दिखे हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते। तो जेंडर एक्सप्रेशन या लिंग अभिव्यक्ति समझ में आ गया क्या होता है? लिंग अभिव्यक्ति या जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है? नहीं, ये तो मैंने किया है फर्स्ट यूनिट में, आप उठा के देख लीजिए, उनका रिसर्च एरिया क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें मैंने बताया है। फर्स्ट यूनिट में जितने थिंकर हैं उनका रिसर्च एरिया से लेकर उनकी मेथडोलॉजी क्या है, या उनके सारे कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, वो सारी चीजें मैंने बताया। बाकी बताता भी रहता हूँ, अभी देखिए मैंने केन कपाड़िया, ये एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में केन कपाड़िया वगैरह और पीएच प्रभु, ये सब थिंकर्स जो होते हैं उसको मैं ऐड करता रहता हूँ। ठीक। हाँ वो भी, उसके बाद भी अगर आपको कोई कुछ डाउट है या कुछ और ऐड करने के लिए बोलते हैं आप लोग, तो वो बेस्ट होता है, फीडबैक से बहुत फायदे होते हैं। ठीक। तो जनरली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से हमेशा फीडबैक आते रहना चाहिए। ठीक। या आपको कुछ सजेशन भी देना हो तो आप ऐप पे, आपके चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, ऐप पे जो चैट बॉक्स होता है उस पे, मेरा जो सेक्शन है उस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बोल सकते हैं कि सर हाँ ये हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या हम लोगों को अगर मतलब कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में है, जैसे आपने यहाँ पे मैसेज कर दिया कि सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाए, तो हम लोग एक क्लास अब उस पे ले सकते हैं सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल पे। ठीक। इसी तरह से आप थोड़ा सा मतलब जो भी सजेशन हो आपके वो ऐड करते रहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक थिंकर मैं लिखूं, जैसे कार्ल मार्क्स लिख दिया, कार्ल मार्क्स का एरिया लिख दिया, और उनके सारे कॉन्सेप्ट लिख दूं, बस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया वो नहीं लिखूं। यही है ना? हाँ तो ये तो हम लोग रिवीजन में करेंगे, क्योंकि जब क्लासेस होती हैं तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि आपसे कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है वो सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग पीडीएफ बनाते हैं ना उसमें एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में तो पढ़ नहीं सकते रिवीजन के टाइम पे। तो रिवीजन के टाइम पे मैंने ऐसे ही सोचा कि थिंकर लिखा है, थिंकर की मेथोडोलॉजी क्या है वो लिख दिया, रिसर्च एरिया क्या है वो लिख दिया, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो लिख दिया, बस इतना। ठीक। तो ये करेंगे हम, इस बार करेंगे। पिछली बार क्या है कि हम लोग को बहुत कम टाइम मिला था, 15 मार्च से क्लासेस शुरू हुई थी, और मार्च अप्रैल मई 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 तक क्लासेस चली थी,
और जून में एग्ज़ाम हो गया, बहुत जल्दी फॉर्म आया, बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो गया, तो उतना टाइम हम लोग को मिल नहीं था। इस बार हम लोग के पास टाइम है, 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग के पास पूरा 1 महीना होगा। तो रिवीजन में हम लोग ये चीज़ करें। द टर्म agender refers to a non-binary gender status in which an individual identifies as gender neutral or without gender। ठीक, तो अजेंडर किसको कहते हैं? ये एक ऐसा नॉन बाइनरी जेंडर स्टेटस है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को किसी भी जेंडर के साथ नहीं जोड़ता है और उसको जेंडर न्यूट्रल या विदाउट जेंडर माना जाता है। ठीक, तो वो कभी मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहन लेता है, कभी लड़कों वाले कपड़े पहन लेता है, या कभी लड़कियों वाले काम करता है, कभी लड़कों वाले काम करता है। ठीक, तो इस तरह से क्या है, वो अजेंडर होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक, तो इसी को अजेंडर कहा जाता है। अजेंडर मतलब नॉन बाइनरी जेंडर स्टेटस, जिसमें कोई जेंडर स्टेटस नहीं होता है। वो इंडिविजुअल जो है जेंडर न्यूट्रल होता है या विदाउट जेंडर होता है। ठीक, जेंडर न्यूट्रल या विदाउट जेंडर। हाँ, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। वो बेस्ट टॉपिक क्या हो सकता है? टॉपिक अलग अलग होती है, उसमें बेस्ट और नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बेस्ट होता है, कौन क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसमें, कि टॉपिक किस तरह की हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक, उससे क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह की हम लोग टॉपिक चूज कर सकते हैं। हाँ, वही ज्वाइन भी कम लोग करते हैं, थोड़ा ये भी प्रॉब्लम होती है तो क्लास में स्टूडेंट बहुत हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। अब हो सकता है टाइमिंग इशू हो या क्या हो। अब नेक्स्ट सेशन से जब क्लास चलेगी तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करके ही होंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है उसमें। कभी कभी तो क्या होता है, पूरी क्लास खत्म हो जाती है, एक भी कमेंट नहीं आता, एक भी मतलब चैट चैट पे एक भी मतलब मैसेज नहीं आता। अभी तो फिलहाल आने लगे हैं थोड़ा बहुत, एक दो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो आने लगे हैं। उसमें क्या होता है कि पता चलता है हाँ क्लास चल रही है। ऐसे लगता है कि बस हाँ, एक लेक्चर चल रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में लेक्चर चलते हैं, टीचर आए पढ़ा के चले गए, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। टीचिंग क्या है, ये टू वे कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है पेपर 1 में। टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक, आप इस लेवल पे नहीं है कि केजी, एलकेजी या यूकेजी में है आप लोग की, मतलब यूनिलैटरल होगा। ठीक, यूनिलीनियर होगा। यूनिलीनियर कहते हैं जो एक लाइन से होता है, सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। ठीक, आप लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम लोग सारी चीज़ें जो है डिस्कस करके कर सकते हैं। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं, क्या बोला है आपने? अजेंडर शब्द एक गैर बाइनरी लिंग स्थिति को संदर्भित करता है। तो अजेंडर शब्द क्या है? एक गैर बाइनरी लिंग स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति लिंग तटस्थ या लिंग के बिना पहचाना जाता है। तो एक व्यक्ति का ना ही कोई लिंग होता है, ठीक, या उसको लिंग तटस्थ माना जाता है, या वो अपने जेंडर को वो संदर्भित नहीं करता है। ठीक, गैर बाइनरी लिंग स्थिति को संदर्भित करता है, मतलब उसका कोई लिंग नहीं होता। ठीक, तो अजेंडर इसको कहा जाता है। वो कभी क्या करता है, वो मैस्कुलिन जेंडर को अपना लेता है, कभी फेमिनिन जेंडर को अपना लेता है, जैसे जो उसकी सिचुएशन होती है वैसे अपनाता है। इसी को अजेंडर कहा जाता है। ठीक, अजेंडर इज आल्सो कॉल्ड जेंडर न्यूट्राइज। अजेंडर को जेंडर न्यूट्राइज भी कहा जाता है, जेंडर न्यूट्रल भी कहा जाता है, जेंडरलेस भी कहा जाता है। ठीक, तो जिसका कोई जेंडर नहीं होता है उसको अजेंडर कहा जाता है, और अजेंडर को जेंडर न्यूट्राइज भी कहा जाता है, जेंडर न्यूट्रल भी कहा जाता है और जेंडरलेस भी कहा जाता है। ठीक, अजेंडर को जेंडर न्यूट्राइज भी कहा जाता है, लिंग के प्रति तटस्थ भी कहा जाता है और लिंग रहित भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए।
डूइंग जेंडर क्या है? लिंक करना। ठीक, डूइंग जेंडर मतलब जब आप जेंडर वाले काम करते हैं, जैसे एक मेल है और वो मेल वाले काम कर रहा हो, तो उसी को डूइंग जेंडर कहा जाता है। ठीक, मेल है, मेल वाले काम कर रहा हो, तो उसको उसी को डूइंग जेंडर कहा जाता है। Doing gender means creating differences between girls and boys and women and men, differences that are not neutral, natural, essential or biological. ठीक? ऐसे डिफरेंस जो नेचुरल नहीं है, जो एजेंशियल नहीं है, जो बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाता है। ठीक, इसी को डूइंग जेंडर कहा जाता है। जब आप जो है मेल और फीमेल जेंडर में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, डूइंग जेंडर क्या है? डूइंग जेंडर मीन्स क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। जब आप गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंट क्रिएट करते हैं, विमेन एंड मेन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, नेचुरल डिफरेंस नहीं है। नेचुरल डिफरेंस क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है। उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक, या बॉडी जो है वो डिफरेंस होती है, बायोलॉजिकल बॉडी जो है वो डिफरेंस होती है, लेकिन ये नेचुरल होती है। तो ऐसे डिफरेंस आप करते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो एजेंशियल नहीं होती है, जो बायोलॉजिकल नहीं होती। ठीक, अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं मेन एंड वुमेन में, बॉयज एंड गर्ल्स में, तो इसी को डूइंग जेंडर कहा जाता है। ठीक, लिंक करने का अर्थ क्या है? लड़कियां लड़कियों और लड़कों और महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर पैदा करना। ठीक, तो अगर आप महिलाओं के बीच या पुरुषों के बीच अंतर पैदा करते हैं, या लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर पैदा करते हैं, तो इसी को लिंक करना कहा जाता है। ठीक, और ये ऐसा अंतर आप पैदा करते हैं जो अंतर प्राकृतिक नहीं होता है, जो अंतर जो है आवश्यक नहीं होता है, और जो जैविक नहीं होता है, लेकिन आप वो करते हैं। ठीक, जो जैविक नहीं होता है लेकिन आप करते हैं, इसी को लिंक करना कहते हैं। Once the difference have been constructed, they are used to reinforce the essential of gender. ठीक, तो जब जब डिफरेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है कि क्या डिफरेंस होगा, जैसे हमारे समाज में जो है ये तय कर लिया गया कि बॉयज के कपड़े कौन से होंगे, गर्ल्स के कपड़े कौन से होंगे। अगर हाँ ठीक है, तो बॉयज के कपड़े कौन से होंगे, गर्ल्स के कपड़े कौन से होंगे, ये डिफरेंस कर लिया गया। अब ये डिफरेंस को इन्फोर्स भी किया जाता है। ठीक, इसको इन्फोर्स भी किया जाता है, लागू भी किया जाता है। ठीक, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे लोग इसको फॉलो करें। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स वाले कपड़े पहनेंगे, जो बॉयज हैं वो बॉयज वाले कपड़े पहनेंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये किसने कहा था? जिमरमैन, वेस्ट एंड जिमरमैन ने कहा। Once the difference have been constructed, they are used to reinforce the essentialness of gender. ठीक, डूइंग जेंडर मतलब वही, जब आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। डिफरेंस क्रिएट करना मतलब कि जब आप ये कह देते हैं कि ये बॉयज के कपड़े हैं, ये गर्ल्स के कपड़े हैं, ये बॉयज के काम है, ये गर्ल्स के काम है, ये बॉयज के कलर है, ये गर्ल्स के कलर है। जैसे पिंक, अगर आप ये कहते हैं कि पिंक जो है वो क्या है? गर्ल्स का है। पिंक कलर जो है वो गर्ल्स का है। ठीक, तो एक तरह से आप डूइंग जेंडर कर रहे हैं। ठीक, डूइंग जेंडर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, जरूरी थोड़ी ना, ये प्राकृतिक में नेचर ने तो नहीं कहा है कि पिंक कलर जो है वो, नेचर ने पिंक कलर को बनाया इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ लड़कियों का है। ठीक, नेचुरल डिफरेंस तो है नहीं, ये हमने बनाया है। तो आप जब डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसे डिफरेंस क्रिएशन को ही डूइंग जेंडर कहा जाता है। और जब ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो अ, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे लोग इसको फॉलो करें। ठीक, इसी को वेस्ट एंड जिमरमैन ने कहा है कि वंस द डिफरेंस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, जैसे ही डिफरेंस कंस्ट्रक्ट हो जाता है, दे आर यूज्ड टू रीइंफोर्स द एजेंशियलनेस ऑफ जेंडर। ठीक, फिर उसको जो है रीइंफोर्स किया जाता है, यानी कि जैसे बॉयज के कपड़े डिसाइड हो गए, पैंट शर्ट। ठीक, तो अब जो है पैंट शर्ट लड़कियां नहीं पहनेंगी, ये डिसाइड कर लिया जाए। ठीक, क्योंकि ये अब मतलब वैसे तो अभी फिलहाल जो है पैंट शर्ट लड़कियों के लिए भी आता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे डिफरेंस होता है। ठीक, आप देखेंगे जो बॉयज वाली शर्ट होती है वो गर्ल्स की शर्ट नहीं होती। ठीक, आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो डायरेक्ट ही नहीं बोलते हैं कि गर्ल्स मतलब शर्ट दिखा दीजिए, आप गर्ल्स की शर्ट दिखा दीजिए या बॉयज की शर्ट दिखा दीजिए, इस तरह से बोलते हैं।
ठीक, बॉयज़ के लिए दिखा दीजिए या गर्ल्स के लिए दिखा दीजिए। ठीक, तो एक तरह से आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस है, इसी को डूइंग जेंडर कहा जाता है। और जब आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उसको इन्फोर्स करने की भी कोशिश करते हैं, इसी को वेस्ट एंड जिमरमैन ने कहा है। ठीक, एक बार मतभेद निर्मित हो जाने के बाद, मतलब मतभेद निर्मित हो जाने के बाद मतलब कि जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों को आप जो है डिसाइड कर चुके हैं, जैसे ही निर्मित कर चुके हैं कि ये जो है महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए, फिर वो आप चाहते हैं कि जो भी लोग हैं वो उसको फॉलो करें। यानी कि अगर लड़का है तो वो लड़कियों वाले काम ना करे, ये आप हमेशा चाहेंगे, और जो लड़की है वो लड़कों वाले काम ना करे, ये हमेशा चाहते हैं। एक समाज ये हमेशा चाहता है। ये वेस्ट एंड जिमरमैन ने कहा है। ये वेस्ट का भी ट्रांसलेशन कर दिया है, लेकिन ये वेस्ट होगा, वेस्ट और जिमरमैन ने ये कहा है, क्योंकि ये नाम है। जेंडर in the important sense developed by feminists refers to our ideas of femininity and masculinity। तो मैंने ये बताया कि जेंडर क्या है, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड। ठीक, फेमिनिटी किसको कहते हैं, आपका बिहेवियर, आपका एक्शन जो है वो अगर फीमेल वाला है तो उसको फेमिनिटी कहा जाता है, और आपका बिहेवियर, आपका एक्शन जो है वो मेल वाला है तो उसको मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये डिसाइड हो चुका है, सोशली कॉन्स्ट्रक्ट किया जा चुका है कि कौन सा फेमिनिटी है और कौन सा मैस्कुलिनिटी। ठीक, लिंग नारीवादियों द्वारा विकसित महत्वपूर्ण अर्थ में स्त्रीत्व और पुरुषत्व के हमारे विचारों को संदर्भित करता है। तो लिंग क्या है, हमारे स्त्रीत्व और पुरुषत्व के विचार जो है उसको संदर्भित करता है। यानी कि स्त्रीत्व अलग होता है, पुरुषत्व अलग होता है। ठीक, पुरुषत्व मतलब ऐसे एक्शन, ऐसे व्यवहार या ऐसे कार्य जो पुरुष से रिलेटेड हो, उसको पुरुषत्व कहा जाता है। या ऐसे व्यवहार, ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य जो है जो स्त्रियों से रिलेटेड हो, उसको स्त्रीत्व कहा जाता है। ठीक, तो एक आदमी जरूरी नहीं है कि वो स्त्री हो, लिंग के आधार पर वो स्त्री हो, लेकिन वो स्त्री तत्व हो। ठीक, वो पुरुषत्व भी हो सकती है अगर वो व्यवहार उसका ऐसा है पुरुषों वाला, और उसका एक्शन जो है वो पुरुषों वाला है, सारे काम वो पुरुषों वाला कर रहे, तो वो पुरुषत्व कहला सकती है। एक स्त्री है लेकिन वो पुरुषत्व हो सकती है। ठीक, चिल्ड्रेन गेन देयर फर्स्ट वैल्यूज एंड एटीट्यूड फ्रॉम द फैमिली। अब बच्चों को जो है ये सारी चीजें, जेंडर से रिलेटेड वैल्यूज या एटीट्यूड जो है वो कहाँ से मिलती है, फैमिली से। ठीक, इंक्लूडिंग पावरफुल मैसेज अबाउट जेंडर। ठीक, जेंडर के बारे में भी मैसेज उनको फैमिली से ही मिलता है। कैसे मिलता है, जब बच्चा छोटा होता है तो जब उसके लिए टॉयज खरीद के आते हैं, या शुरू में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको कौन से कपड़े पहनाने हैं, ये उसके जेंडर पे ही डिसाइड किया जाता है। ठीक, उसके जेंडर के बेस पे ही डिसाइड किया जाता है कि उसको कौन से कपड़े पहनाए जाए। उसको जिस जिस चादर पे लिटाया जाता है उसका कलर भी उसी के बेस पे होता है। ठीक, कि वो उसका लिंग क्या है, ठीक, उसका सेक्स क्या है, उस बेसिस पे ही उसकी सारी चीज़ें वहीं से, जैसे ही वो पैदा होता है बच्चा, वैसे ही वहाँ से शुरू हो जाता है। उसको कपड़े ही उसके जेंडर के बेस पे ही, उसके सेक्स के बेसिस पे ही पहनाया जाएगा। ठीक, और उसके बाद उसकी चादर जो है या उसके जो भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें जो भी हैं, उसके कपड़े हैं, उसके खिलौने हैं, ये सारी चीज़ें जो है टॉयज वगैरह भी उसको उसके सेक्स के बेस पे ही लाया जाता है। लड़कियों के लिए क्या लाया जाएगा, हमेशा बर्तन वगैरह या डॉल वगैरह लाई जाती है लड़कियों के लिए। ठीक, और लड़कों के लिए कार या गेम वगैरह, जो वीडियो गेम होते हैं, ये सारी चीज़ें लाई जाती हैं। क्यों, ये फैमिली ही खुद डिफरेंस क्रिएट करती है, शुरू से उसको बताती है कि दोनों लोग जो है अलग हैं। ठीक, दोनों अलग हैं, ये हमेशा फैमिली शुरू से ही सिखाती है। तो बच्चा पैदा हुआ, उसके कपड़े कैसे होंगे ये भी उसके सेक्स पे ही डिसाइड होता है। ठीक, वो लड़का है तो लड़कों वाले कपड़े पहनाए जाएंगे, लड़की है तो लड़कियों वाले कपड़े पहनाए जाएंगे। तो ये फैमिली ही आपको ये सारे एटीट्यूड, सारी वैल्यूज सिखाती है। ठीक, और उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसको खेलने के लिए टॉयज चाहिए। ठीक, तो टॉयज भी लड़कियों के लिए डॉल, बर्तन वगैरह, जो छोटे छोटे बर्तन वगैरह आते हैं वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। और लड़कों के लिए कार दे देंगे, वीडियो गेम वगैरह दे देंगे, या जो वॉकर वगैरह होता है चलाने के लिए। ठीक, हाँ, ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। ठीक, तो फैमिली शुरू से ही उनको आ, उनके अंदर वैल्यूज या एटीट्यूड डालते हैं ऐसे, जिससे वो जेंडर बेस्ड है। ठीक, जेंडर बेस्ड वैल्यूज और जेंडर बेस्ड एटीट्यूड सिखाते हैं। लिंग के बारे में शक्तिशाली संदेशों सहित बच्चे अपने पहले मूल्यों और व्यवहारों को परिवार से ही प्राप्त करते हैं। ठीक, तो मैंने जैसे बताया, बच्चा पैदा होता है वहीं से उसका व्यवहार, उसका जो मूल्य है वो उसके जेंडर के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से शुरू हो जाता है।
उसको शुरू में कैसे कपड़े पहनाने हैं, सारी चीज़ें जो है डिसाइड होती हैं उसके लिंग के आधार पे ही, ठीक। और उसको फिर खिलौने जो आएँगे वो कैसे आएँगे उसके लिंग के आधार पे ही डिसाइड होता है, ठीक। लड़की है तो उसको बर्तन वगैरह ला के दे दिए खेलने के लिए, या मतलब डॉल वगैरह ला दिए खेलने के लिए, ठीक। सो और जो लड़का है उसके लिए कार देते हैं, वीडियो गेम देते हैं, या जो वॉकर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं खेलने के लिए। तो वहीं से फैमिली ही, आपका परिवार ही आपको जो है इस तरह के मूल्य, लिंग के आधारित जो है मूल्य हैं, लिंग आधारित व्यवहार सिखाते रहते हैं, ठीक। लर्न फर्स्ट इन द फैमिली एंड देन रीइंफोर्स्ड बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। पहले हम लोग फैमिली में सीखते हैं, फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो फिर सिखाते हैं, तो वो फिर रीइंफोर्स करते हैं, ठीक। जैसे आप क्लास में जब जाते हैं तो लड़कियों की रो अलग होगी, लड़कों की रो अलग होती है, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से हम लोग जेंडर रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक। जो वैल्यूज हैं, जो एटीट्यूड हैं, वो रीइंफोर्स करते हैं, ठीक। तो सारी चीज़ें होती हैं, पहले हम लोग फैमिली में सीखते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं। जेंडर इज फंडामेंटल टू द शेपिंग ऑफ ऑल सोशल लाइफ। और जो हमारी सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ के जितने एस्पेक्ट हैं, सारी चीज़ें जो है वो जेंडर बेस्ड पे ही होती हैं, जेंडर बेस्ड पे ही उसको शेप किया जाता है। पहले परिवार में सीखा और फिर अन्य सामाजिक संस्थानों द्वारा प्रबलित किया जाता है, ठीक। तो जो लिंग है वो लिंग के बारे में जो भी व्यवहार है, जो भी हाँ, मूल्य है, वो पहले हम लोग परिवार में सीखते हैं, फिर दूसरे जो सामाजिक संस्थान हैं वो सिखाते हैं हमको, ठीक। और हमारा जो जीवन है, जीवन के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी पहलू होते हैं, वो सारे लिंग आधारित ही होते हैं, ठीक। वो सारे लिंग आधारित होते हैं, पहले परिवार में सीखते हैं और फिर अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रबलित किए जाते हैं। लिंग सभी सामाजिक जीवन को आकार देने के लिए मौलिक है, ठीक। अब क्या होता है सिसजेंडर, क्या होता है सिसजेंडर डिस्क्राइब पीपल whose biological body they were born into matches their personal gender identity। तो अगर किसी की बायोलॉजिकल सेक्स जो है उसके जेंडर से मैच कर रहा है, सेक्स जेंडर से मैच कर रहा है, यानी कि बायोलॉजिकली जो है उसी तरह के उसके बिहेवियर है, उसी तरह के उसके एक्शन है, तो उसको सिसजेंडर कहा जाए। यानी कि अगर कोई मेल है, वो मेल वाले कपड़े पहन रहा है, मेल वाले एक्शन कर रहा है, मेल वाले जैसे बिहेवियर भी उसके हैं, तो उसी को सिसजेंडर कहा जाता है, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल बॉडी जो है उसके जेंडर से मैच करता है, ठीक। यानी कि आप जेंडर को जो है जेंडर बेस पे जो वर्क है उसको आप कंफर्म कर रहे हैं, ठीक। सिसजेंडर डिस्क्राइब पीपल हुज बायोलॉजिकल बॉडी दे वर बॉर्न इनटू मैचेस देयर पर्सनल जेंडर आइडेंटिटी, ठीक। तो इसी को सिसजेंडर कहा जाता है। जैसे आमतौर पे जो लोग होते हैं वो सिसजेंडर ही होते हैं, जिन जैसी उनकी बायोलॉजिकल बॉडी होती है उसी तरह के उनके बिहेवियर होते हैं, उसी तरह के उनके एक्शन होते हैं, ठीक। तो सिसजेंडर किसको कहते हैं, उन लोगों का वर्णन करता है जिसके जैविक शरीर में वो पैदा हुए हैं और उनकी व्यक्तिगत लिंग पहचान से मेल खाते हैं, ठीक। तो जिस जैविक शरीर में वो पैदा हुए हैं, यानी कि अगर वो हाँ, लड़की के शरीर में पैदा हुए हैं, तो उनकी जितने व्यवहार हैं, जितने मूल हैं, सारी चीज़ें जो है लड़कियों के व्यवहार से ही मेल खाते हैं, तो इसको सिसजेंडर कहा जाता है, ठीक। ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं, जिसके बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो जेंडर के साथ मैच नहीं करते, ठीक। तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। जैसे मेल है लेकिन वो सारे लड़कियों वाले काम करता है, ठीक। उसका बिहेवियर लड़कियों जैसा, उसका अट्रैक्शन भी जो है वो लड़कों की तरफ होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर कहेंगे, ठीक। ट्रांसजेंडर विच इज वेयर वंस बायोलॉजिकल सेक्स डज नॉट अलाइन विद देयर जेंडर आइडेंटिटी। उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसके जेंडर आइडेंटिटी के साथ नहीं अलाइन करता है, नहीं जुड़ता है, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर जहाँ किसी का जैविक लिंग उनकी लैंगिक पहचान के साथ संरेखित नहीं होता, मतलब जो उनकी लैंगिक पहचान है उसके साथ ये जो उनका जैविक लिंग है वो मैच नहीं खाता है। यानी अगर वो पुरुष हैं लेकिन वो पुरुषों वाले काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो लड़कियों वाले कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। एक तो आपने देखा होगा कि जो है बहुत से लोग लड़के होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, ठीक। सेक्सुअली डिस्क्राइब सेक्सुअल आइडेंटिटी, अट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंसेस विच मे और मे नॉट अलाइन विद सेक्स एंड जेंडर, ठीक। तो अगर आप सेक्सुअली डिस्क्राइब करें इसको, तो सेक्सुअल आइडेंटिटी, उनकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उससे उनका जो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, यानी कि जो मेल है लेकिन उनका अट्रैक्शन जो है वो फीमेल की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उनका अट्रैक्शन मेल की तरफ हो रहा है,
ठीक। और उनका जो एक्सपीरियंसेस है, यानी कि जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं, जैसा उनका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें जो है वो फीमेल से मैच कर रही हैं, यानी कि उनका सेक्स जो है वो जेंडर के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, तो इसी को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। उनके उनका जो कामुकता है, यौन पहचान है, आकर्षण है, तो आकर्षण जो है मेल का मेल की तरफ ही हो रहा है। ठीक। हालांकि उसको फीमेल की तरफ होना चाहिए था अगर वो सिसजेंडर होता तो। ठीक। तो चूंकि वो मेल है और उसका जो व्यवहार है, उसके जो मूल्य है वो फीमेल की तरफ है, ठीक, महिलाओं की तरफ है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है। आकर्षण और अनुभवों का वर्णन करती है जो सेक्स और लिंग के साथ संरेखित हो भी सकते हैं और नहीं। ठीक। Foucault has shown the invention of word homosexual only emerged during the Victorian era in late 80s, 18 1800s। ठीक। फोको ने दिखाया है समलैंगिक का शब्द का आविष्कार केवल 1800 के अंत में विक्टोरियन युग के दौरान है। इससे पहले होमोसेक्सुअल शब्द का वर्ड कोई यूज नहीं करता था। सबसे पहले फुको ने ही इसको दिखाया है कि 1800 में विक्टोरियन इरा जो था, वहाँ पे ही सबसे पहले होमोसेक्सुअल वर्ड आया था, यानी कि उससे पहले सब हेट्रोसेक्सुअल ही हुआ करते थे। ठीक। वहाँ पे होमोसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। होमोसेक्सुअल मतलब जिसका सेम जेंडर के साथ अगर अट्रैक्शन हो रहा है, मेल का अट्रैक्शन मेल के साथ हो रहा है तो उसको होमोसेक्सुअल कहते हैं, फीमेल का फीमेल के साथ हो रहा है तो उसको भी होमोसेक्सुअल कहते हैं। ठीक। तो ये फुको ने पहली बार बताया था कि विक्टोरियन एरा में पहली बार 1800 में ही देखा गया था होमोसेक्सुअल। फुको ने बताया है कि समलैंगिक शब्द का आविष्कार केवल 1800 के अंत में विक्टोरियन युग के दौरान हुआ था। उसके उससे पहले सब लोग जो है विषम लैंगिक हुआ करते थे। ठीक। और हमारा समाज जो है विषम लैंगिकता को ही अपनाता है। ठीक। हमारा समाज हमेशा ये चाहता है कि सारे लोग जो है वो विषम लैंगिक हों। अगर मेल है तो उनका अट्रैक्शन हमेशा फीमेल की तरफ ही होना चाहिए, फीमेल है तो उसका अट्रैक्शन हमेशा मेल की तरफ होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर कोई मेल है उसका अट्रैक्शन मेल की तरफ है तो उसको बहुत खराब निगाह से देखा जाता है और बहुत मतलब अच्छा नहीं समझा जाता है ये हमारे समाज में। ठीक। हालांकि वो उसकी चॉइस है। ठीक। ठीक। लेस्बियन किसको कहते हैं? अ वुमन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अदर वुमन। ठीक। अगर एक वुमेन है या गर्ल, समझ लीजिए अगर एक गर्ल है उसका अट्रैक्शन जो है वो गर्ल्स की तरफ ही है तो इसी को लेस्बियन कहा जाता है। ठीक। तो आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है जिनका अट्रैक्शन लड़कियों की तरफ ही होता है, तो ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है? लेस्बियन कहा जाता है। ठीक। हाँ, लेस्बियन किसको कहते हैं? एक महिला जो अन्य महिलाओं के प्रति यौन रूप से आकर्षित होती है। यौन रूप से यानी कि सेक्सुअली अट्रैक्शन जो है उसका जो है वो किसकी तरफ हो? महिलाओं की तरफ हो। एक महिला का अट्रैक्शन जो है यौन रूप से आकर्षण जो है वो महिलाओं की तरफ हो तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। ठीक। और अगर मेल का मेल की तरफ हो तो उसको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। लेस्बियन नहीं, उसको गे कहा जाता है। ठीक। अगर मेल मेल का मेल की तरफ हो तो उसको गे कहा जाता है। ठीक। होमोसेक्सुअल किसको कहते हैं? सेक्सुअली अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ सेक्स, सेम सेक्स। तो अगर सेम सेक्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको होमोसेक्सुअल कहेंगे। जैसे लेस्बियन को भी होमोसेक्सुअल कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक वुमेन का दूसरे वुमेन के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, एक गर्ल्स का दूसरे गर्ल्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, तो लेस्बियन भी होमोसेक्सुअल में आ जाएगा। ऐसे गे भी होमोसेक्सुअल में आ जाएंगे। गे किसको कहते हैं? अगर मेल है और मेल का अट्रैक्शन मेल की तरफ हो तो उसको गे कहते हैं। ठीक। बाइसेक्सुअलिटी किसको कहते हैं? अगर अट्रैक्शन जो है दोनों तरफ, एक मेल है उसका अट्रैक्शन फीमेल की तरफ भी है लेकिन मेल की तरफ भी है, ठीक, तो उसको बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। बाइसेक्सुअलिटी इज अ रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन और बिहेवियर टुवर्ड्स बोथ मेल एंड फीमेल। अगर मेल और फीमेल दोनों तरफ अट्रैक्शन है तो उसको बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। और टू मोर देन वन जेंडर, या एक से ज्यादा जेंडर के साथ अगर अट्रैक्शन हो तो उसी को बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। उभय लिंगीपन किसको कहते हैं? पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति या एक से अधिक लिंग के प्रति एक रोमांटिक या यौन आकर्षण या व्यवहार। ठीक। तो अगर यौन आकर्षण या व्यवहार जो है वो एक से ज्यादा लिंग के साथ, यानी कि अगर एक पुरुष है तो उसका जो है उसका आकर्षण जो है यौन आकर्षण वो महिला की तरफ भी है और उसके साथ साथ पुरुष की तरफ भी है तो उसको विभय लिंगीपन कहा जाता है। ठीक। उभय लिंगीपन कहा जाता है। A five-judge bench unanimously uh, dismissed Section 377 of the Indian Penal Code on 6 September 2018.
तो 6 सितंबर 2018 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने सेक्शन 377 को डिसमिस कर दिया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इससे पहले इंडिया में, यानी कि 6 सितंबर 2018 से पहले इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी पे बैन था। अगर कोई ऐसा करता था तो वो क्रिमिनल माना जाता था और सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता था। लेकिन 6 सितंबर 2018 को 5 बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, डिसमिस कर दिया और ये कहा कि सारे लोगों की अपनी चॉइस होती है, जो जैसा करना चाहे वो कर सकता है। ठीक। अभी उस पर बहस चल रही है कि क्या वो मैरिज कर सकते हैं कि नहीं, इस पर अभी बहस चल रही है, देखिए क्या होता है इसमें। ठीक। 6 सितंबर 2018 को 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ में सर्वसम्मति से सर्वसम्मति से, यानी कि सारे लोगों की सहमति थी इसमें, 5 न्यायाधीशों की सहमति थी इसमें, सारे लोगों की। ठीक। उन्होंने इस भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खारिज कर दिया। इससे पहले जो समलैंगिक वाले लोग थे उनको सजा दी जाती थी, 377 धारा 377 के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाती थी और उनको क्रिमिनल माना जाता था। ठीक। लेकिन 6 सितंबर 2018 को 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिया था और ये कहा कि जिसको जैसा, उसकी अपनी चॉइस होती है, जिसको जैसा करना है वो कर सकता है। ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ये 8 यूनिट चल रही है हम लोग की, 8 9 10 यूनिट हैं टोटल। ये यूनिट 2 दिन और लगेगी, खत्म हो जाएगा 2 दिन में। बाकी सारी यूनिट 2-2 दिन की, 3-3 दिन की ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही खत्म कर लेंगे। अब 8वीं यूनिट चल रही है, 9 और 10 बचा हुआ है। हम लोग होपफुली, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 24 अक्टूबर तक, यानी कि आज से 10 दिन बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 6 दिन हम लोग सिलेबस से जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पढ़ेंगे। ठीक, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 नवंबर से हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।